जब आपको फील ही कैजुअल होगा तो आपने क्या इमेज प्रोजेक्ट करना है? आपकी चाल में ही प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा तो फिर क्या? आप जो फील करेंगे वही प्रोजेक्ट करेंगे, ये आपने जहन में रखना है। और क्या होता है कि हमारे बच्चे ब्रांड के पीछे आके ना वो जाके कहते हैं बस ये फलाने ब्रांड का तो मैंने तो ये जरूर पहनना है, ये फलाने ब्रांड का मैंने जरूर पहनना है। आप ब्रांड की तरफ ना जाएं, आपने खुद ब्रांड बनना है। आप ये देखें कि आप ब्रांड हैं। लोग आए, इनको बताया कि जो आज की प्रेजेंटेशन है हमारी वो ड्रेस फॉर सक्सेस, यानी कि मैंने कोशिश की है ये प्रेजेंटेशन बनाते हुए कि जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए और जो अभी प्रोफेशनल लाइफ में आ रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। ड्रेस फॉर सक्सेस यानी कि इसमें आपका ओकेजनल ड्रेसिंग और सिचुएशनल ड्रेसिंग आ जाएगी, उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे। सर ने काफ़ी सेशंस लिए हुए तो उनको तो अंदाज़ा है इस चीज़ का काफ़ी। तो ड्रेस फॉर सक्सेस एंड पर्सनल ग्रूमिंग, तो बेसिकली लोगों को अक्सर पर्सनल ग्रूमिंग के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो कुछ गलत डेफिनेशंस की तरफ चले जाते हैं। तो मैंने सोचा था मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं। द पावर ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन। हम ड्रेस फॉर सक्सेस की जब बात करते हैं तो हमारा फोकस इस चीज़ के ऊपर होता है कि आप अपना जो फर्स्ट इम्प्रेशन है ना वो प्रोजेक्ट करने में कामयाब हो और वो एक राइट इमेज की बेस पे हो। तो द पावर ऑफ द फर्स्ट इम्प्रेशन ये है कि फर्स्ट इम्प्रेशन थ्रू आउट लाइफ आर क्रूशल, समटाइम्स यू डोंट गेट अ सेकेंड चांस। ये तो ऑब्वियस है कि समटाइम्स क्या, मेरा ख्याल है कि ये 100% ट्रू है कि आप फर्स्ट टाइम में जो इमेज प्रोजेक्ट कर देते हैं तो फिर आप ये नहीं सोचते कि अभी एक और चांस पड़ा हुआ है, अगर आज मैंने अपना राइट इमेज प्रोजेक्ट नहीं किया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। नहीं, इमेज बिल्ड हो गया है, अगले के ज़हन में एक परसेप्शन आ गया है, वो तैयार है मेंटली तौर पे आपके बारे में सोचने के लिए, वो आपको जज कर चुका है, आपके हाथ से बात निकल चुकी है। अब आपको कोई दूसरा चांस नहीं मिलेगा जिस पे आप सोच रहे हैं कि मैं सेकंड टाइम इमेज प्रोजेक्ट कर दूंगा। तो क्या है कि ये बड़ी एक क्रूशल सी चीज़ है। आपने फर्स्ट इमेज जब प्रोजेक्ट करना है तो वो राइट होना चाहिए। अ फर्स्ट इंप्रेशन कैन बी व्हाट यू वेयर, व्हाट जेस्चर यू मेक, to how you act. In fact, research has shown that non-verbal cues have over 4 times more impact than anything said. What is non-verbal communication? यहाँ पे पहले ये बता दूँ, वर्बल कम्युनिकेशन से तो आप राइट इमेज प्रोजेक्ट करते हैं, वो तो आपका बोलने का तरीका है, आपका चलने फिरने का तरीका है। लेकिन नॉन वर्बल क्या है? नॉन वर्बल है आपका इमेज जो आप दिखा रहे हैं, आपकी अपीयरेंस, आपके बाल कैसे हैं, आपकी ड्रेसिंग कैसी है, आपके जूते कैसे हैं, आपका मेकअप कैसा है, ये सारी चीज़ें हैं आपकी नॉन वर्बल। तो ये आप वर्बल कम्युनिकेशन तो बोल कर बताते हैं ना, आपका आपने अस्सलाम वालेकुम किस टोन में किया है तो वो वर्बल कम्युनिकेशन है, उससे तो आपका इमेज पता चल ही जाएगा। लेकिन आप ये सोचें एक लहजे के लिए कि जब आप किसी कमरे में दाखिल होते हैं, अस्सलाम वालेकुम आप बाद में करते हैं, पहले अगर आपको देखता है, पहले आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसके बाद आती है आपकी वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा जनाब, यहाँ पर जेस्चर आपने देना है अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आप देखने में कैसे लग रहे हैं, जैसे आप देखने में लग रहे हैं ना वो आपको बताता है कि क्या है आपकी बैकग्राउंड। कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो मैं बताऊंगी टू प्रोजेक्ट राइट इमेज, ठीक है? कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिनको आप फॉलो करेंगे, जिसको फॉलो करते हुए आप एक राइट इमेज प्रोजेक्ट करने में कामयाब होंगे। हैव गुड पर्सनल ग्रूमिंग एंड प्रॉपर हाइजीन। देखो, जब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें आपकी हाइजीन का बड़ा अहम रोल है। लेट्स से आप एक इंटरव्यू के लिए गए हैं या आप जूरी में बैठे हुए हैं और एक बच्चा आपके पास इंटरव्यू के लिए आ रहा है, तो अब आपने उसको बेस पे जो जज करना है वो ये कि उसकी हाइजीन का लेवल क्या है। कैसे? समझे कि एक बच्चा है, लेट्स से कि आप इंटरव्यू के लिए अंदर जा रहे हैं, आप बाइक पे आए हैं, आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हुई हुई और आपने हेलमेट पहना हुआ था। अब आपने जब भी कभी इंटरव्यू के लिए जाना है तो ऑफ कोर्स आप पहले जाके अपना हेलमेट उतारेंगे, रिसेप्शन पे रखवाएंगे, स्वेटिंग क्लीन करेंगे, बालों को सही करेंगे। हर जगह पे आपको एक रूम मिलता है, रेस्ट रूम, अपने आप को फ्रेश करके तो आप एज ए कैंडिडेट अंदर जाएंगे, बजाय कि आप ऐसे मुंह उठाकर अंदर चले जाएंगे और अंदर जाके जूरी के सामने हेलमेट उतारेंगे और फिर कहेंगे ओहो जी बड़ा पसीना आया हुआ है, पसीना साफ कर लूँ। उस वक्त आपका ध्यान अपने इंटरव्यू से ज़्यादा अपनी अपीयरेंस पे होगा और हाइजीन पे होगा। और आप क्या सोच रहे होंगे? अस्सलाम वालेकुम करने से पहले आप एक मेसी शख्सियत होंगे, आप कह रहे होंगे मेरे बाल ठीक नहीं है, मुझे स्वेटिंग हुई हुई है, मैं कैसे साफ़ करूँ।
अच्छा बैठ के करता हूँ, अच्छा पहले हेलमेट रख देता हूँ। इस दौरान में आपको अगला बंदा पूरा पूरा जज कर लेता है, क्योंकि अनकॉन्शियसली ना आपका एक्ट वैसा हो जाता है, आपका बिहेवियर वैसा हो जाता है, आप कंफ्यूज दिखाई दे रहे होते हैं। तो अगला आपके लिए सबसे पहला तो यही एक इमेज ले लेता है कि ये कंफ्यूज पर्सनालिटी है। तो ये है हाइजीन। स्वेटिंग हुई हुई है, बाल ठीक नहीं है, हाइजीन आपकी प्रॉपर नहीं है और आप अंदर चले गए। तो जनाब ड्रेस वेल फॉर सक्सेस क्या है? जब हम स्ट्रेटजीज की बात करेंगे तो एक तो हाइजीन हो गई कि आपने अपने आप को वेल मेंटेन करके, थोड़ा टाइम लेके, सांस लेके, पानी पी के फिर अपनी बारी पे अंदर जाना है। इंटरव्यू के टाइम से पहले ही आपने वहाँ पहुँच जाना है। आपको पता होगा कि मेरी बारी आने में टाइम होगा, उससे पहले मुझे फिक्स होने की या सेट होने का टाइम मिल जाए। ड्रेस वेल फॉर सक्सेस क्या है? मैंने मज़े की बात अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जब मैं पढ़ रही थी तो उसके बाद जब मेरे ऊपर ये टाइम आया कि मैंने इंटरव्यूज़ में जाना है, तो मेरा ख़्याल है मैंने कोई 50s ऑफ इंटरव्यूज़ पास किए होंगे। शौकिया चली जाती थी मैं, चाहे वो गवर्नमेंट के इंटरव्यूज़ क्यों ना हो, कोई वो रिटन टेस्ट और उसके बाद इंटरव्यू क्यों ना हो। पता नहीं मुझे फ़ेल होना शायद पसंद था। मैं कहती थी कि मैं शायद अल्लाह मियाँ मुझे किसी चीज़ के लिए तैयार कर रहा है। मैं चली जाती थी 6-6 घंटे। मुझे याद है कोई यहाँ पर एक था कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट टीचिंग का, जिसमें आपने रूरल एरियाज़ में जाकर टीचिंग करनी थी। उसका रिटन टेस्ट था। मैं चली कि जब मैं टेस्ट देने के लिए गई तो मैंने टेस्ट पास कर लिया। जब मुझे उन्होंने 4-5 घंटे की सिटिंग और वेटिंग के बाद बुलाया तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमने टीचिंग के लिए अप्लाई क्यों किया है, तुम्हें तो इससे ऊपर के ओहदे के लिए अप्लाई करना चाहिए था। इट वॉज कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। उन्होंने मुझे किस बेस पे कहा था? शायद उनके पास अभी तक रिजल्ट नहीं पहुंचा हुआ था कि मैं पास भी हुई हूँ कि नहीं। उन्होंने मुझे देखते साथ ही ये बात कह दी थी, क्योंकि मेरी अपीयरेंस के ऊपर मैंने शुरू से बड़ा फोकस किया है। बचपन से मैं अपनी अपीयरेंस को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थी। मुझे होता था कि मुझे कोई देख रहा है और देख के परसेप्शन अपने जहन में बैठा रहा है। मैंने इसकी कोई तालीम हासिल नहीं की हुई, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी पढ़ाई है जिसको मैंने इमर्ज कर दिया। पाकिस्तान में तो एक इमेज कंसल्टेंट की कोई पहचान ही नहीं थी, किसी को पता ही नहीं था कि इमेज कंसल्टेंट क्या होता है। ये मेरे एक्सपीरियंसेस थे, ये मेरा फोकस था अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, जिसने मुझे आमादा किया इस काम में आने को। फिर मैंने लर्न किया कि अच्छा अमेरिका में इसको ये कहते हैं। ये इमेज कंसल्टेंट कौन होता है? ये ग्रूमिंग ट्रेनर होता है, ये एक डिज़ाइनर होता है जिसका काम ये नहीं होता कि आज ट्रेंड ये है तुम पहनो तुम अच्छे लगोगे। इमेज कंसल्टेंट का काम ये है कि तुम्हारा इमेज अच्छा होना चाहिए, तुमने वो पहनना है। डजेंट मैटर वो आपको बिलबोर्ड्स पे लगा हुआ ऐड दिख रहा है कि नहीं, वो मैटर नहीं करता। मेरे लिए वो मैटर करता है जो तुमने पहना और तुम उसको पहनकर अच्छे लग रहे हो, वो तुम्हारे ऊपर अच्छा लग रहा है। कोई तुम्हें जब ये कहे कि तुम्हारा ड्रेस अच्छा लग रहा है तो इट ऑल मीन दैट कि ड्रेस ही अच्छा लग रहा है, तुम अच्छे नहीं लग रहे। आपको एक प्रॉपर पैकेज बनना है, पूरा एक पैकेज बनना है। तो जब कोई आपको ये कहता है ना कि आज आप बड़े अच्छे लग रहे हो, ये होती है तारीफ। इसका मतलब ये होता है कि आप अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड हैं, आप ओकेजनली ड्रेस्ड हैं, आप सिचुएशनली ड्रेस्ड हैं। सही कह रही हूँ मैं? तो हमने सारी स्टडी जो है ना आज इसके बारे में करना है। अच्छा जी, फर्स्ट तो आपने लर्न करना है कि व्हाट इज़ पर्सनल ग्रूमिंग। पर्सनल ग्रूमिंग क्या है? पर्सनल ग्रूमिंग सिंपली मीन्स मेंटेनिंग बॉडी हाइजीन विच विल हेल्प यू लुक प्रेजेंटेबल, हेल्दी एंड फिट, एंड इट कैन हेल्प यू टू प्रोजेक्ट राइट इमेज। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे पास एक बड़ी अच्छी वीडियो है, वो वीडियो अभी ये ऑन करते हैं तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये भी बेस करती है इमेज आपके अपीयरेंस के ऊपर। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, आपने देखना है कि लोग आपको किस तरह जज करते हैं और फिर आपकी अपीयरेंस से आप लोगों के अटेंशन कैसे ग्रैब करते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पे ना पिछले दिनों में कुछ वीडियोस बहुत वायरल हुई थी। उन वीडियोस का जो मकसद था ना, वो यूनिसेफ ने वो बेसिकली स्पॉन्सर की थी। उनमें था कि एक बच्ची थी, उसको उन्होंने बैगर बना दिया, बैगर बनाकर उसको स्ट्रीट्स पे छोड़ दिया। वो बच्ची जहाँ जाती थी तो लोग उसको धुतकार देते थे, साइड पे हो, भिखारी है, माफ़ करो, इस तरह इतनी छोटी उम्र में तुम पैसे मांग रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, पढ़ो जाके, काम करो कहीं, ऐसे करके बच्ची को धुतकार देते थे। आखिरकार बच्ची क्योंकि एक अच्छी फैमिली की थी और उसको एक सोशल एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया था। एंड में उस बच्ची ने रोना शुरू कर दिया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जाहिर है एक बच्ची को जब घर में पैम्पर किया जा रहा हो और बाहर जाए तो उसके साथ ये हो, बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। इट वॉज अ सोशल एक्सपेरिमेंट। उसी बच्ची को उन्होंने वेल ड्रेस किया और स्ट्रीट्स पे छोड़ दिया।
अब क्या हो रहा है कि हर कोई आ रहा है, ओ बच्ची किसकी है, ओ बेबी, कोई उसको आइसक्रीम दिला रहा है, कोई उसे कह रहा है उसके पेरेंट्स खो गए हैं, उसको पकड़ें, उसकी केयर करें, कितनी प्यारी बच्ची है एंड ऑल दैट। तो उन्होंने क्या किया, उस बच्ची को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी। तो सोशल एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट कि आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है आपका इमेज बिल्ड करने के लिए। कि उसको जब उन्होंने बैगर का अपीयरेंस दिया तो बच्ची को लोगों ने कैसे ट्रीट किया, और जब उन्होंने उसको एक अच्छी फैमिली की बच्ची का पेरेंट्स लुक दिया तो लोगों ने उसको कितना वेल ट्रीट किया। व्हाट कम्स इन गुड ग्रूमिंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर। अच्छा, हर बच्चा जो है ना, अब जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएगा तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर में ज़्यादातर लोगों का होता है रुझान। हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है ना, उसके कुछ लेवल्स होते हैं और उसके कुछ मयार होते हैं कि आप उस मयार पे पूरा उतर रहे हो। हमने थोड़ा सा अपनी अपीयरेंस को ना कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से फिक्स करना है। वो कोई मसला नहीं है, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपीयरेंस ऐसी होनी चाहिए कि आपको देखते कोई कह दे भाई ये तो कॉर्पोरेट सेक्टर का बंदा लगता है या बंदी लगती है। ठीक है, यहाँ पे आपको हमने बता दिया कि व्हाट कम्स इन गुड ग्रूमिंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर, आपकी अपीयरेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स और बिहेवियर। अच्छा, व्हाट कम्स इन पर्सनल हाइजीन फॉर मेन, shower daily, apply perfume, sweat free face and body, neat and clean haircut, clean teeth, carry a clean handkerchief, well pressed clothes, neat tie and belt, clean shave or well kept beard, good professional haircut, well kept nails and sanitized hands, clean socks, clean shoes। अच्छा, पहले इस वाले सेक्शन को कवर करते हैं फॉर मैन। आपके भाई भी होंगे, आपके साथ बहुत सारे ऐसे आपके फादर होंगे, पेरेंट्स में बहुत सारे लोग होंगे, कुलीग्स होंगे जिनको आप मशवरा दे सकते हैं। तो आपके लिए भी ये इस वक्त स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म इन शावर डेली, ऑफ कोर्स शावर डेली तो आप लोगों ने करना है। हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। आजकल आपने देखा है स्किन कैंसर बढ़ता जा रहा है, गंदगी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स और आते हैं। मैंने अभी कल ही मुझे पता चला कि आजकल 3-4 किस्म की बीमारियां हैं जो फिर वायरस फैलना शुरू हो गया है, जिसमें एक आपकी आंखों का इशू है जिसे अशुभ चशम कहते हैं शायद, जिसमें आपकी आंखों का रंग बिल्कुल खून की तरह का हो जाता है। दूसरा मैंने देखा है कि कान बंद हो रहे हैं लोगों के, क्योंकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज जो चल रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, डस्ट और ड्राइनेस हो गई है एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा। तो आपको आने वाले वक्त में ये कानों का बंद होना, उसमें इन्फेक्शन होना, ये बहुत फेस करना पड़ेगा। फिर मलेरिया और डेंगू, तो आप लोगों को पता है कि मलेरिया और डेंगू जो है इस वक्त अपने अरूज पे है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में केसेस आ रहे हैं, हर घर में बच्चे जो हैं बीमार हो रहे हैं। फिर एक और चीज़ है जो मैं भूल ना जाऊँ बताने, मम्स का जो है ना वायरस फैलना शुरू हो गया। मम्स बहुत भयानक होता है, इसमें आपका जो फेस का एक साइड है ना वो सूज जाती है और इसमें आपका फेस पहचाना नहीं जाता। उसमें आपके बॉडी एक्स, आपका टेम्परेचर, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, खाना पीना भी ख़त्म हो जाता है। ये सारी चीज़ें गंदगी की वजह से हो रही हैं। समझ में आ रही है? सैनिटाइज़र का जो मैंने यहाँ पे आपको जिक्र किया, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल सिर्फ कोरोना के ज़माने में नहीं था। खुदा का वास्ता है, हाइजीन की बात आती है ना, 2 चीज़ें आपने अपने साथ कैरी करनी है। एक मॉस्किटो रिपेलेंट, छोटी सी शीशी होती है, ड्रॉपर्स में डाल के रख लें, अपने ग्रूमिंग बैग्स में डाल के रख लें। दूसरा है सैनिटाइज़र। आप गाड़ी में हैं, बाइक में, जिसमें भी हैं, आप अपने वैनिटी बॉक्स में ये चीज़ें साथ कैरी ज़रूर करें। इसमें अप्लाई परफ्यूम है। परफ्यूम का तरीका क्या है अप्लाई करने का, आपके जो ये सब के लिए है, ख़वातीन के लिए भी। अच्छा, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको मैं कवर करूँगी ख़वातीन के हवाले से भी। अच्छा, हमारी बॉडी के ना कुछ पार्ट्स होते हैं जो बड़े मॉइस्चराइज्ड होते हैं, वो मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। आपने अपने उन मॉइस्चराइज्ड पार्ट्स पे परफ्यूम को अप्लाई करना है। आप जब उसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में से ना नेचुरली एक हीट निकलती है। जो मॉइस्चराइज्ड पार्ट्स हैं ना वो आपके जॉइंट्स होते हैं, जैसे आपके अंडर आर्म्स हैं, आपके बाजू का ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इसी तरह आपके लेग्स के जोड़ हैं। ये आपके वो पॉइंट्स हैं जो नेचुरली बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड भी होते हैं और हीट भी इनमें बहुत ज़्यादा होती है। आप जब इस जगह पर अपना परफ्यूम अप्लाई करते हैं तो वो आपके ब्लड में शामिल होता है, तो फिर आपको कपड़ों पे परफ्यूम अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आपके ब्लड में परफ्यूम की खुशबू आती है तो वो आपकी पूरी बॉडी और पूरे लिबास में आ जाती है। तो क्या है कि चीज़ों को इस्तेमाल करने का तरीका अगर पता चल जाए तो चीज़ें आसान हो जाती हैं।
तो ये मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। इसको लगाने का तरीका जो है ना वो ये है। अच्छा, आप फॉर वुमेन देखिएगा, उसमें भी वही पॉइंट्स आ रहे हैं जो इसमें आ रहे हैं, ठीक है। अब स्वेट फ्री फेस एंड बॉडी, नीट एंड क्लीन हेयर स्टाइल, इसके बारे में अभी हमने बात की थी कि चेहरे के ऊपर पसीना नहीं होना चाहिए। जब ख़ास तौर पे आप किसी मीटिंग पे जा रहे होते हैं, किसी सीरियस गैदरिंग में जा रहे होते हैं, आपको अपने साथ एक टिश्यू पेपर ज़रूर कैरी करना चाहिए, अपने हाथ में हर वक्त रखा करें, ताकि आपको थोड़ी देर बाद, और वो घसीटे मार मार के कभी भी अपने स्वेटिंग को साफ़ नहीं करते, ये टैप टैप करते हैं और आपकी स्वेटिंग नीट हो जाती है। और इससे ये होता है कि आप देखने में भी बुरे नहीं लगते, एक डिसेंसी लगती है। मैंने तो लोगों को देखा है वो आराम से दुपट्टे का पल्लू उठाते हैं और ये जार वो जा, होता है ना ऐसे अक्सर लोगों का। तो ज़रा थोड़ा सा ना अपने आप को आपने इस तरीके से इम्पैकेबल रखना होता है और अपने आप को हाइजीन के लिए बड़ा डिसेंट रखना होता है। अच्छा, नीट एंड क्लीन हेयर कट, हर बच्चा जो है ना वो इस चीज़ पे फोकस्ड है आजकल, ख़वातीन ख़ास तौर पे, कि उनको लगता है कि बाल छोटे हैं या बड़े हैं, लेकिन प्रोफेशनली खुले हुए ही अच्छे लगेंगे। लेकिन अभी कुछ दौर ऐसा आया है कि जब बच्चियों को हाइजीन के बारे में पता चला है तो उनका रुझान जो है स्कार्फ की तरफ बढ़ना शुरू हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छी आदत है। इससे क्या है कि आपके बाल नीट भी रहते हैं, आपके जो दो मुँह बन जाते हैं उसको स्प्लिट एंड्स बोलते हैं, वो भी नहीं रहते, और आप नीट एंड क्लीन एक इमेज प्रोजेक्ट करते हैं। लेट्स से अगर आपने सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ तो आपके बाल जगह जगह से खड़े होंगे, कहीं से सही स्ट्रेट हुए हुए, कहीं से नहीं हुए हुए, तो वो क्या है, आपकी बॉडी लुक जो है ना वो एक मैसी सी हो जाती है। दुपट्टा क्या करता है, दुपट्टा तो एक सरफेस है, जब आपने उसको सर पे कैरी कर लिया तो वो आपको एक बैलेंस लुक दे देता है। तो आपने उसको कैरी करने का तरीका सीखना है, वो भी मैं आपको कुछ तरीके वगैरह बता दूंगी। तो आपने क्या करना है कि अगर आपने सर पे दुपट्टा कैरी किया है तो उसको इतने डिसेंसी से कैरी करना है कि आपकी जो एक लुक है वो डिसेंट लुक बन जाए। सो ये आपका हेयर कट को रिप्लेस करने का बेस्ट वे है कि आपने जस्ट नीट एंड क्लीन पोनी की। ये नहीं करना कि अंदर बस गंदे बाल हैं, जूड़ा किया, पता है ऊपर तो दुपट्टा ही लेना है। ये तो वही बात हो गई कि बहुत सारे बच्चे जब अबाया कैरी करते हैं तो कहते हैं यार खैर है, कल के जोड़े के ऊपर अबाया ही लेना है ना, उसी के ऊपर अबाया पहन लेते हैं। वो आपके हाइजीन के लिए अच्छा नहीं होता। भले ही आपने अबाया कैरी करना है, लेकिन अबाया का स्टाइलिश और नीट होना उतना ही ज़रूरी है जितना आम लिबास का, क्योंकि आपके लिए वो एक आम लिबास का काम कर रहा है। आपका स्टाइल आपके अबाया ने बनाना है। सो थोड़ा सा हाइजीन के ऊपर फोकस करना है। हर चीज़ में हाइजीन घुसी पड़ी है। ऐसे ही है ना, मर्दों के लिए जो है ना वो ये कि अगर आपने हेयर कट अपना अच्छा रखा है, नीट एंड क्लीन रखा है, तो वो आपने देखना है। आपने बाज़ बच्चे ना जब सैलून में जाते हैं ना बालों की कटिंग कराने, उनको नॉलेज कुछ नहीं होती, वो जाके कह देते हैं कि भाई साहब ये कॉर्पोरेट लुक है, यहाँ से मांग निकाल लें, इधर से ऐसे कर दें, इधर से ऐसे कर दें। आप खुद मत बोलें, आपको वो नॉलेज नहीं है। आप अपने सैलून में जाते हैं ना तो उनके हेड के पास जाएं, उसको ये पूछें कि मेरा फेस कट ऐसा है और मैं इस ओहदे पे काम करता हूँ, मुझे बताएं कि मेरे चेहरे के ऊपर कौन सा कट अच्छा लगेगा। फिर वो आपको बताएगा कि आपके फेस के ऊपर कौन सा कट अच्छा लगेगा। मांग इधर होनी चाहिए कि मांग इधर होनी चाहिए। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। आपकी पर्सनालिटी जब बनती है ना तो वो इन छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर आकर बनती है। सो आपने अपने फैसले खुद नहीं करने, एक्सपर्ट से पूछना है कि भाई आप मुझे गाइड करें। आपको कभी कोई गलत गाइड नहीं करेगा, क्योंकि जो नॉलेज उसके पास है वो आपके पास नहीं है, हो ही नहीं सकती। आपने उस चीज़ के बारे में पढ़ा ही नहीं हुआ। तो आइंदा कभी आपने हेयर कट लेने के लिए जाना है, आपने उससे गाइडेंस लेनी है। फिर चाहे आप हैं या आप हैं, प्रॉपर गाइडेंस अगले से लो। और अगर अगले को नॉलेज नहीं है तो खुद रिसर्च करो। पहले खुद रिसर्च करो, समझ में आती है कि मेरे फेस कट के ऊपर कौन सा हेयर कट अच्छा लगेगा, तो फिर वो आपने कैरी करना है। गॉट इट? क्लीन टीथ किसको नहीं पता, दांत साफ होने चाहिए और कहीं से टूटे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि स्माइल जो बुरी अच्छी लगनी चाहिए वो बुरी लगना शुरू हो जाती है। ऐसे ही है ना, तो ये भी आपकी हाइजीन में चीज़ें आती हैं। कैरी आ क्लीन हैंकरचीफ, आपका जो रुमाल है या टिश्यू पेपर है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए जो आप कैरी करते हैं। लड़कियां तो नहीं करती, लड़के ख़ास तौर पे ज़्यादा कैरी करते हैं, कैरी करना भी चाहिए।
और वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वो विदाउट एनी टेक्सचर होना चाहिए, उसका फैब्रिक मुलायम होना चाहिए जो आपके स्किन को रैश ना करे। दूसरा आता है जी वेल प्रेस्ड क्लोथ्स। ये तो मर्दों के लिए, औरतों के लिए, सबके लिए है कि आपने जो कपड़े पहनने हैं ना वो वेल प्रेस्ड होने चाहिए, उसकी क्रीज बनी होनी चाहिए। कोई भी ऐसा फैब्रिक इस्तेमाल ना करें जिसको पहनने के थोड़ी देर के बाद ही आपको लगना शुरू हो जाएगा कि सिलवट आ गई है और बल पड़ गए हैं क्लोथ्स के ऊपर, तो वहीं से आपकी पर्सनालिटी मैसी लगना शुरू हो जाती है। आपका देखकर ऐसे लगता है कि जैसे आप नीट एंड क्लीन नहीं हैं। फिर चाहे वो मर्द हैं, चाहे वो औरतें हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, आपने जब फैब्रिक ही ऐसा इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, जो मेरी नॉलेज है ना, शलवार कमीज़ में लड़कों के लिए एक फैब्रिक होता है वॉश एंड वेयर। आप छोटे छोटे पॉइंट साथ साथ नोट कर लें। वॉश एंड वेयर को अगर आप सुबह पहनेंगे तो रात तक ना उसके ऊपर बल नहीं आएंगे, उसके अंदर क्रीज़ें नहीं बनेंगी। वो क्रीज़ बनेगी जो आपने बनाई होगी सुबह प्रेस करते हुए। तो आपके लिए बेस्ट फैब्रिक जो है ना वो कॉटन नहीं है। आपके लिए बेस्ट फैब्रिक जो है वो है वॉश एंड वेयर, या फिर कोई ऐसा फैब्रिक जो कि अपने ऊपर कोई एम्ब्रॉयडरी रखता है। एम्ब्रॉयडरी मतलब लड़कियों जैसी एम्ब्रॉयडरी नहीं होती, ये सेल्फ प्रिंट होता है, या फिर इसके अंदर वो जो चिकन होता है एक फैब्रिक, चिकनकारी, वो होता है। तो मर्द जो है ना वो कैरी कर सकते हैं, दैट लुक्स वेरी प्रोफेशनल। अदरवाइज जो बाकी के मैंने देखा है, आप लोगों को मेरी ये बात सुन के ना बहुत ज़्यादा हैरानी होगी। इस वक्त जो मैंने सूट पहना हुआ है ना, ये मैंने मर्दाना दुकान से लिया है। अच्छा, मैं जिसको बताती हूँ वो इस बात को हैरान होकर देखता है कि मैं एक दफ़ा एक मार्केट में गई, क्योंकि मैं इमेज कंसल्टेंट हूँ तो मैं क्लाइंट्स को लेके शॉपिंग पे जाती हूँ। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे लाहौर में एक मार्केट है, उसका नाम है शेरा वाला। वो बहुत सस्ती मार्केट है और वहाँ से फैब्रिक बड़ा अच्छा मिलता है, बल्क में भी मिल जाता है। तो पिछले दिनों कोई 2-2.5 हफ्ते पहले मैंने शेरा वाला का विज़िट किया। मैंने कहा मैं एक्सप्लोर करूँ वहाँ पे क्या है। वहाँ पे मैं एक मर्दाना कपड़े की दुकान में गई और मैंने वहाँ जाकर देखा, वहाँ पे इतने खूबसूरत कपड़े थे। और जब मैंने मर्दाना कॉटन उठाई और मैंने उसका फैब्रिक देखा तो मैंने कहा ये तो लेडीज़ की जो कॉटन होती है वो तो बड़ी गई गुजरी होती है, और ये तो बड़ा ही कमाल का सूट है। आप इमेजिन करेंगे ये सूट मैंने कितने का लिया था वहाँ से? 1500 रुपये का। मुझे 1500 रुपये में वहाँ से फैब्रिक मिला और मैंने उठा लिया। और मेरे साथ जो लोग थे वो हंस रहे थे कि मर्दाना दुकान है तो यहाँ से लड़कियों का फैब्रिक नहीं मिलता। मैंने कहा ये बात आप मुझ पे छोड़ दें। मैंने जो गर्लिश कलर्स थे वहाँ से वो उठा लिए और मैंने वो स्टिच करवा लिए। और मैं हैरान हूँ कि इतना अच्छा पायदार कपड़ा मुझे लड़कियों की, औरतों के फैब्रिक में नहीं मिला जितना मुझे वहाँ से मिला। और 1500 में मैंने सूट लिया होगा, 1000 रुपये सिलाई दी होगी, 2500 में मेरा एक बहुत ही प्रोफेशनल ड्रेस तैयार हो गया। तो मेरा एक कहने का मकसद ये भी है कि जब हम कपड़े पहनते हैं ना तो ये मैटर नहीं करता कि उसके ऊपर आपने रकम कितनी लगाई है, आपने उसमें पैसा कितना लगाया है। जितनी कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप कपड़े बनाएंगे वो उतने ही प्रोफेशनल लगेंगे, क्योंकि जितनी आप फैब्रिक पे एडिशन करते जाएंगे वो उतना ही अनप्रोफेशनल होता जाएगा। बिलीव मी, सिंपल कुर्ते लेके बटन लगाए तो वो सूट तैयार हो गया, बजाय अब आप उसके ऊपर मोटिव्स लगाएंगी, कढ़ाइयाँ करवाएंगी, रंग बिरंगी लेसेस लगवाएंगी। ठीक है, पता चलना चाहिए कि आप लड़की हैं, आप औरत हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 या 3 रंगों का इस्तेमाल शुरू कर दें। आपका ड्रेस एक ही कलर में होना चाहिए, फिर वो चाहे सेल्फ प्रिंट में हो जाए या उसके ऊपर सेम कलर की कढ़ाई हो जाए। बाकी कपड़े घर के लिए होने चाहिए, सोशल गैदरिंग्स के लिए होने चाहिए। कुछ आगे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं, उसकी तरफ चलेंगे, वरना फिर मैं इसको लेके आगे चलती जाऊंगी। अच्छा जी, यहाँ पे हमने वेल प्रेस क्लोथ्स के बाद आता है नीट टाई एंड बेल्ट। नीट टाई एंड बेल्ट इसका बहुत ज़बरदस्त है। ये आपने रेप टाई पहनी हुई है, ये जो टाई आपने पहनी हुई इसका जो टेक्सचर है ये रेप टाई है। इसके ऊपर जो लाइंस हैं ये बड़ी प्रोफेशनल होती हैं और आपने लकीली कलर भी बड़ा प्रोफेशनल सेलेक्ट किया है। जो मर्दाना कपड़े होते हैं उसमें जो टाई के कलर्स हैं वो मरून, नेवी ब्लू, ग्रे और जो आपका होता है ना ये चारकोल ग्रे, ये बहुत खूबसूरत कलर्स हैं और ये बड़े वेल प्रोफेशनल कलर्स हैं। जब आप इनकी सिलेक्शन करते हैं ना तो उससे आपकी जो ओवरऑल लुक होती है ना उसमें एक बड़ी कॉर्पोरेट लुक आना शुरू हो जाती है। तो कुछ मैं आपको आगे जाके ना इसके टेक्सचर्स भी बताऊंगी कि रेप टाइज के अलावा आप और कौन से टाइज जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, गुड प्रोफेशनल हेयर कट, ये मेरा ख्याल है ऊपर भी हमने इसके ऊपर बात की थी, राइट। वेल केप्ट नेल्स एंड सैनिटाइज्ड हैंड्स, ये मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने अपने साथ सैनिटाइज़र ज़रूर कैरी करना है, ठीक है। और तीसरी चीज़ है इसमें लास्ट, क्लीन सॉक्स एंड क्लीन शूज़।
अच्छा, क्लीन सॉक्स और क्लीन शूज़ से मुराद बहुत सारी चीज़ें हाइजीन में कि जिस तरह आप कपड़े चेंज करते हैं वैसे ही आपने सॉक्स भी अपनी डेली बेसिस पे चेंज करनी होती हैं, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं। आपके जो शूज़ हैं उनका कलर जो है या तो आपकी बेल्ट से मैच होना चाहिए या आपकी सॉक्स के साथ मैच होना चाहिए। टेक्निकलर नहीं बनना, क्योंकि आपने अगर एक प्रोफेशनल लुक क्रिएट करनी है तो उसके लिए सटल होना बहुत ज़रूरी है, सोबर होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे जो पॉइंट है ना, वेल केप्ट नेल्स विद गुड पॉलिश, इसका मतलब ये जो बच्चियाँ हमारी नेल पॉलिश लगाती हैं, बहुत सारी बच्चियों को मैंने देखा नेल पॉलिश लगी होती है, अगले दिन वो बोर हो जाती हैं, वो क्लासरूम में बैठ के अपने नाखूनों से नेल पॉलिश उतार रही होती हैं, फिर आधी लगी होती है आधी उतरी होती है। दैट लुक वेरी अनप्रोफेशनल और वो हाइजीन का तहस नहस हो जाता है। तो आप अपने बेड के साइड पे ना एक नेल रिमूवर ज़रूर रखा करें ड्रॉ में, ताकि आप अगर आपने एक दिन लगाई है तो उसी रात को आप उतार लें। हर वक्त नेल पॉलिश लगाना भी कोई अच्छी बात नहीं है, नेल्स के लिए कोई इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन ये कि आपके पास वाइप्स पड़ी होनी चाहिए। अगर आपके साइड टेबल पे नहीं है तो फिर बैग में रख के ले जाओ भाई, अपने फ्री पीरियड में उस तरह उतार लो। लेकिन थोड़ा अपने आप को प्रिंसेस खुद बनाना है, अपने नखरे खुद उठाने हैं, ठीक है। लड़कों ने भी अपने नखरे खुद उठाने और लड़कियों ने भी अपने नखरे खुद उठाने। एट द एंड तो सवाल होगा ना कि दुनिया में भेजे गए हो तो क्या काम करके आए हो। तो तुम लोगों ने तो अपने आप को ही पैम्पर नहीं किया, अपने आप को नहीं सही तरह संभाल सके। तो ये सोचो कि मी टाइम बड़ा ज़रूरी है। ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना, बेसिकली ये मी टाइम है, चाहे आदमी है चाहे औरतें हैं। ये जो मी टाइम है ना, ये आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स से बचाता है। आपने नेगेटिविटी को जब अपने अंदर से निकालना होता है तो आपके लिए ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। बजाय आप ये सोच रहे हो ना कि मैंने फ़लाँ को कॉल की थी और उससे मेरे कॉल रिसीव नहीं की, ज़रूर कोई बात होगी, उससे बेहतर है थोड़ा अपनी ज़ात के ऊपर टाइम लगा लो। क्या होगा कि आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी, आप नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएंगे, आपको अपनी पड़ी रहेगी। ये बड़ी अच्छी आदत है, नेगेटिविटी को साइड पे करो। भाई फ़ोन नहीं उठाया आपसे, कभी कभी हो सकता है कि आपका फ़ोन बज रहा, आप अवेलेबल नहीं थे, फ़ोन नहीं उठाया, बाद में उठा लोगे, बिज़ी होगे। तो जैसा अपने बारे में समझते हो दूसरों के बारे में भी वैसा ही पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो। वो उसी सूरत में जब बड़ी बड़ी चीज़ों से छोटी छोटी चीज़ों को परे करना शुरू कर दो। कुछ नहीं होता, खैर है, हो जाएगा, इट्स ओके। ये जो इट्स ओके का वर्ड है ना, ये बहुत बड़ी थेरेपी है। सो इट्स ओके करना सीखो और इसको महसूस भी करो। तो जनाब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। बेटा मैंने आपका ये क्लीन अबायाज एंड ड्रेस का जो है वो पार्ट कर लिया ना कवर। शावर डेली फॉर वर्क, वेल केप्ट शेव, हेयर कॉम एंड अप्लाई आफ्टर शेव लोशन लाजमी है, सबको पता है आप लोगों को कि आपने ये यूज़ करना होता है। क्लीन आईब्रोज, नीट एंड क्लीन हेयर कट एंड स्टाइल। अच्छा, ये मैंने आगे सारी चीज़ों को अलग अलग से दे दिया। अच्छा बेटा, आपको इन पिक्चर्स में कुछ समझ में आ रही है? मैंने आपको पिक्चर्स में क्या दिखाया है? मैंने दिखाया नीट एंड क्लीन हेयर कट एंड स्टाइल। ऑफिशियली जब आप रूटीन से अपने ऑफिस जा रहे होते हैं ना, तो आपका हेयर कट और आपका जो हेयर स्टाइल है ना, वो बहुत वेल केप्ट होना चाहिए। अगर तो आपके छोटे बाल हैं तो आप उसको लूज़ रख सकते हैं, लेकिन आपके अगर बड़े बाल हैं तो फिर उसको लूज़ रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। वो इट डजेंट मैटर कि जी आप पे वो सूट करते हैं कि नहीं सूट करते। हमारे यहाँ बच्चों में ना ये चीज़ भी बड़ी पाई जाती है, मुझ पे बंद बाल सूट नहीं करते, मुझ पे खुले बाल सूट करते हैं। कोई कहता है मुझ पे खुले बाल सूट नहीं करते, मुझ पे बंद बाल सूट करते हैं। आप पे क्या सूट करता है क्या सूट नहीं करता, वो आपने ना अपनी सोशल इवेंट्स के लिए रहने देना है। आप चाहते हैं ना कि अगर आप डिस्ट्रैक्शन से बच जाएं और आपको हरासमेंट का सामना नहीं हो ऑफिस में, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी शख्सियत के ऊपर थोड़ा सा काम करें। आप वो करें जो ऑफिशियली अच्छा है, ना कि वो करें जो आपका करने का दिल कर रहा है। जो करने का दिल कर रहा है ना, उसको आप सोशल इवेंट्स के लिए रखें। ठीक हो गया? तो वेल केप्ट हेयर्स में आपकी लुक्स देख लें, कितनी नीट एंड क्लीन। क्लीन टीथ फॉर प्रोफेशनल मेन एंड वुमेन, वेल केप्ट नेल्स एंड क्लीन हैंड्स। की जो मैं बात कर रही थी ना कि आधी नेल पॉलिश लगी होती है और आधी उतरी होती है, उसका मिड में मैंने पिक्चर भी आपको दी है। सैनिटाइज़र मैंने आपको बताया था सिर्फ कोरोना के लिए नहीं था, वो हाइजीन के लिए, और जो आजकल मैंने आपको वायरस बताए हैं उनसे आपको बचाएगा। तो आपने प्लीज़ सैनिटाइज़र का यूज़ जो है ना वो जारी और सारी रखना है। परफ्यूम मैंने आपको बता दिया कि आपने अपनी जो मॉइस्चराइज्ड प्लेसेस हैं बॉडी की, वहाँ पर आपने इसको अप्लाई करना है। अच्छा, परफ्यूम की मैं आपको सिलेक्शन की भी थोड़ी सी बात करूँगी। परफ्यूम जो है ना वो रंग बिरंगे नहीं होने चाहिए। आपकी शख्सियत का ना एक ही परफ्यूम होना चाहिए।
कि पता चले कि ये आपका सिग्नेचर है। आप गुजरें, आप अंदर बाद में दाखिल हो, पहले पता चल जाए कि आप आए हैं। तो वो एक परफ्यूम काम करती है। जब आपने परफ्यूम सेलेक्ट करनी है ना, तो आपने जब स्टोर में जाना तो 2-3 घंटे अपने ऊपर लगाएं, आराम से खड़े होकर ना परफ्यूम्स को स्मेल करें। एक परफ्यूम सूंघने के बाद जब आप दूसरी सूंघेंगे ना, तो वो आपको वैसी ही लगेगी जैसी पहले थी। उसके लिए आपने क्या करना है, आपको हर जगह पे कॉफ़ी बीन्स मिलते हैं। जिस परफ्यूम की शॉप पे आप जाएंगे ना, वहाँ कॉफ़ी बीन्स पड़े होंगे। आपने उनको कहना है कि वो आपको दे दें। आपने एक फ्रेगरेंस ली है ना, आपकी स्मेल आपने जो ली है, आपने उसको फील किया, छोड़ दें। 2 मिनट के बाद आपने कॉफ़ी बीन्स लिए, इनहेल एक्सहेल कर लिया उसको अच्छे से। उसके फिर 1 मिनट के बाद आपने कोई दूसरी परफ्यूम स्मेल करनी है। अपने आप को थोड़ा टाइम देना है, आपने फ़ौरन नहीं अप्लाई करके देखते जाना। फिर आपने क्या करना है, आपको ऐसा ऐसा पता चल जाएगा कि ऐसी कौन सी फ्रेगरेंस थी जो आपको माइल्ड भी लग रही है और आपकी खुशी के हार्मोन को उसने एक्टिव कर दिया है। आपको फीलिंग आ जाएगी। जो परफ्यूम आपकी खुशी के हार्मोन को एक्टिव करती है ना, वो आपकी परफ्यूम है और वो आपको अच्छी भी लग रही होती है। वो आपने जो है ना, वो अपने लिए सिलेक्ट करनी है और फिर उसी पे रहना है। आपने रंग बिरंगी परफ्यूम्स, कुछ लोग मैंने देखा है कि वो 3-3 4-4 परफ्यूम्स मिक्स करके लगा रहे होते हैं। पहले एक लगाई, फिर दूसरी लगाई, फिर तीसरी, कि नई परफ्यूम बनेगी। वो एंड में इतना गंदा उसका एक्सपीरियंस होता है ना कि वो कुछ और ही बन जाता है। तो एक परफ्यूम आखिर किसी ने सोच समझ के बनाई होगी ना। तो बेहतर है कि आपने ब्रांड से ज़्यादा ना अपनी खुशी की तरफ जाना है। ठीक हो गया। हाँ, ये देखें ना, हाइजीन में आपको छींक आ गई है या आपने वैसे ही आपको फीलिंग आ रही है कि आपके नोज़ में कोई इशू है, तो आपका हैंडकरचीफ जो है वो ये काम करेगा, या टिश्यू पेपर आपके पास होना चाहिए। तो आपके पास ये बहुत सारी बीमारियों से बचाव का तरीका है। जो चीज़ें आपको जो प्रॉब्लम कर रही हैं वो दूसरों तक जा सकती है सिर्फ एक छींक के ज़रिए। समझ रहे हो? खांसी या छींक है जो वो बैक्टीरिया को फैला देती है। तो आपके पास ये चीज़ें होना हाइजीन के लिए, आपके लिए भी बहुत अच्छा है, दूसरों के लिए भी बहुत अच्छा है कि आपसे किसी को कोई कुछ नुकसान ना हो जाए। नीट एंड क्लीन सॉक्स। अच्छा देखो, जिस तरह मर्दों की सॉक्स है ना वो कलर्ड है, लेकिन लड़कियों के लिए स्टॉकिंग्स जो है ना वो बहुत एक डिसेंट ऑप्शन होता है। ये एक तो ट्रांसपेरेंट होती हैं, स्किन कलर की होती हैं, आपको पता है सबको। तो आप लोग स्टॉकिंग्स की तरफ जाएं। अच्छा, यहाँ पर ना अब थोड़ा सा शूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। बिग नो नो फॉर मेसी एंड डर्टी शूज़ एंड कैजुअल शूज़। अच्छा, क्या है कि मर्दों के लिए जो है वो भी एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि जूते का जो इंतखाब करना है ना, वो आपने बड़ा प्रोफेशनल करना है। जूते बंद होने चाहिए। अगर आप अपने ऑफिस जा रहे हैं तो आप इस तरह की जूतियाँ पहन कर नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, आज जुम्मा है, शलवार कमीज़ पहनी है, नीचे आम सी चप्पल पहन ली, आज जुम्मा है। भाई जुम्मा है तो क्या है, पेशावरी चप्पल नहीं है। पेशावरी चप्पल कितनी फॉर्मल लगती है, बहुत डिसेंट लगती है। अगर शलवार कमीज़ पहनी है तो आपने ऑफिशियली उसके साथ फिर आप वो पहन सकते हैं। इस तरह के ओपन टो शूज़ बहुत अनप्रोफेशनल लगते हैं। इस तरह के शूज़ तो आप वॉशरूम के बाहर रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ऑफिशियल नहीं है। इनको प्रोफेशनल लोगों के लिए बिग नो नो है। लेसअप शूज़ बहुत प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन इनको आपने कैरी करना है 2 पीस के साथ या 3 पीस के साथ। जो आपके कैजुअल होते हैं ना, उसके साथ आप स्निकर्स पहन सकते हैं। जो आपके शूज़ हैं बंद हैं, और वो हमारे ना पुराने ज़माने में, मेरे बचपन में मुझे याद है, टेनिस शूज़ आया करते थे जो कि हमें ज़्यादातर पहनने की इजाज़त होती थी स्पोर्ट्स डे पे। उसकी रीज़न पता है क्या होती थी कि आपने स्पोर्ट्स में चलना है, भागना है, दौड़ना है, तो वो आपके लिए बंद जूते होते थे। बंद जूतों का बेसिक मकसद ही ये होता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा इजी कर देते हैं प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। आपके लिए चलना फिरना आसान हो जाता है, और तो और आपको देख के लगना शुरू हो जाता है कि आप किसी सीरियस माहौल में बैठे हुए। ऐसा ही होता है ना, आपकी इन्वायरमेंट इस वक्त बहुत सीरियस बनी हुई है, आपके जूतों से पता चल जाता है। तो जो ओपन टो शूज़ हैं वो तो आप पहने, आपकी चाल ही फ़र्क हो जाएगी, आपको लगेगी आप अपने घर के बरामदे में फिर रहे हो। जब आपको फील ही कैजुअल होगा तो आपने क्या इमेज प्रोजेक्ट करना है? आपकी चाल में ही प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा तो फिर क्या? आप जो फील करेंगे वही प्रोजेक्ट करेंगे। ये आपने जहन में रखना है। हाउ टू ड्रेस वेल फॉर सक्सेस, कॉर्पोरेट कलर्स फॉर ड्रेसिंग फॉर मेन एंड वुमेन। ये मैं अब आपको आगे बता रही हूँ। सब्लिमिनल मैसेजेस ऑफ कलर्स, ड्रेसेस साइज एंड कट्स, रूल्स एंड टिप्स ऑफ ड्रेसिंग फॉर मेन एंड वुमेन, सिचुएशनल ड्रेसिंग, ज्वेलरी फॉर मेन एंड वुमेन, ग्लासेस फ्रेम्स,
Makeup for men and women in shoes. Navy blue, black and grey. These three colors are very professional for men. ये आपको बिल्कुल एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी में ले आता है। आपने ये कलर्स अपने ऑफिशियली इस्तेमाल करने। ये बड़े सीरियस कलर्स हैं और इनके जो कॉर्पोरेट कलर्स, ये देखो फॉर मेन वेस्टर्न ड्रेसिंग में कुछ तो समझ में आ रहा होगा प्रोजेक्टर में ना। ग्रे के डिफरेंट शेड्स हैं, ब्लैक के डिफरेंट शेड्स हैं और नेवी और डार्क नेवी है। कॉर्पोरेट कलर्स फॉर ड्रेस शर्ट्स, ये बड़ा अच्छा है, ये ज़रा गौर से देखेगा। इसमें शेड्स ऑफ वाइट, ऑफ वाइट और स्काई ब्लू आ जाएगा। ये ले जी, फॉर ड्रेस शर्ट्स आपके पास कलर्स आ जाते हैं वाइट, ऑफ वाइट, पिंक और स्काई ब्लू। पिंक का वो वाला शेड है जिसको आप पाउडर पिंक बोलते हैं और ब्लू का वो वाला शेड है जिसको आप पाउडर ब्लू बोलते हैं। ये वाइट कलर होता है लेकिन इसकी थोड़ी सी झलक ब्लू की तरफ जा रही होती है। आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है ना? अच्छा, ये सर का जो कलर है ना, ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा पिंक की टोन की तरफ या येलो की टोन की तरफ जा रहा है। मतलब वो होता वाइट ही है, होता वाइट ही है, लेकिन उसमें आपको आपकी शक्ल, आपकी आंखों के आगे से कोई शेड गुजर रहा होता है ना, जो ये वो वाला होता है वाइट। सिचुएशनल कलर्स फॉर शर्ट्स फॉर मेन। बेटा ये जो येलो कलर्स है ना, ये बेसिकली ऑफ वाइट्स हैं। ये प्रोजेक्टर में आपको ऐसे नज़र आ रहे हैं, शेड्स ऑफ ऑफ वाइट है। न्यूट्रल कलर्स फॉर ड्रेसिंग फॉर वुमेन। आप लोग देखें, एक्टिव हो जाएं ज़रा, आपके बारे में बात हो रही है। न्यूट्रल कलर्स फॉर ड्रेसिंग फॉर वुमेन। न्यूट्रल कलर्स कौन से होते हैं? जो बहुत ज़्यादा लाइटर टोन्स में जा रहे होते हैं, जिनको हम ज़मीनी रंग भी बोलते हैं, ओकर कलर्स भी बोलते हैं। ये वो कलर्स हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे सटल से लाइट कलर्स आप पहनकर जा सकते हैं। इन कलर्स में इंसान बहुत ज़्यादा सोबर लगता है और हर कलर का अपना एक सबलिमिनल मैसेज होता है। तो ये आपको पीस, कामनेस, लॉयल्टी और कह लें कि फ्रेंडली, ये सारी चीज़ें आपको मैसेज दे रहा होता है। बट एट द सेम टाइम ये बड़े फ्रेंडली कलर्स होते हैं, अप्रोचेबल होते हैं। ठीक है, ये स्मूथ कलर्स हैं। आपने जब कलर्स की तरफ जाना है तो आपने न्यूट्रल कलर्स को डेली वेयर के लिए पहनना है। अच्छा, पावर कलर्स फॉर ड्रेसिंग। ये जो पावर कलर्स हैं ये फॉर वुमेन मैं आपको दिखा रही हूँ। पावर कलर्स में आपके डार्कर कलर्स आ जाते हैं। पावर कलर्स आपने उस वक्त पहने होते हैं जब आप किसी सीरियस पोस्ट पे होते हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं। ये आपके सारे सीरियस कलर्स हैं। इसमें आपके पास मरून है, डार्क मरून है, ब्लैक है, डार्क नेवी है, डार्क रॉयल ब्लू है, आपके पास है ये ओशन ब्लू, ग्रे है, ब्लैक है और वाइट के डिफरेंट शेड्स हैं। सबलिमिनल मैसेजेस ऑफ कलर्स। साइकोलॉजी कहती है कि हर रंग अपना एक मतलब बयान करता है आपकी पर्सनालिटी के बारे में जब आप उसको कैरी करते हैं। Color psychology has demonstrated that different colors can evoke different moods. Appearance can also alter psychological reactions, judgments, and interpretations. Black color, meaning the color black, symbolizes power, protection, and sophistication, and authority as well. सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें होती है कि जो काला रंग है वो आपको अथॉरिटेटिव बताता है। जब किसी अदारे का होता है ना CEO लेवल का बंदा, उसके लिए ना ये सजेस्ट किया जाता है कि वो डार्क ग्रे, ब्लैक, जेट ब्लैक और डार्क नेवी कैरी करे, क्योंकि उससे पता चलता है कि वो एक सीरियस पर्सनालिटी और अथॉरिटेटिव भी है। नेवी ब्लू जो है वो भी पावर, अथॉरिटी एंड इम्पॉर्टेंस बताता है कि आप इम्पॉर्टेंट हैं इस अदारे में, और इसके साथ साथ ये एक फ्रेंडली कलर है, अप्रोचेबल कलर है। स्काई ब्लू के अपने कलर्स हैं, ये लॉयल्टी, विजडम, कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस, फेथ, ट्रुथ and heaven. Soft, soothing, compassionate and caring. Blue is an introspective color. ये जो स्काई ब्लू है इसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं जो मैंने आपको पॉइंट्स में दी हैं। तो क्या है कि ये कलर जब आप कैरी करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी पर्सनालिटी आपके बारे में ये मैसेजेस दे रही है। ग्रे कलर मीनिंग, दिस कलर रिप्रेजेंट्स कॉशन एंड कॉम्प्रोमाइज। ग्रे कैन गिव अ सेंस ऑफ पीस टू द व्यूअर। तो क्या है कि ग्रे कलर जो है ना वो अब मैं आपको इस तरह डिपार्टमेंट समझा रही हूँ। CEO का मैंने आपको बताया था कि वो अथॉरिटेटिव है, मैनेजर का बता दिया कि वो नेवी ब्लू है, वो फ्रेंडली है। लेकिन जो HR है ना, जो ह्यूमन रिसोर्स है, जिसने एडजस्ट करना है, वो इन शेड्स में जाएगा, सूदिंग कलर्स में। ग्रे इज़ अ सूदिंग कलर बेसिकली। उसने एडजस्ट करना है कैसे? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दरमियान उसने चीज़ों को सेटल करना है। जो HR डिपार्टमेंट होता है ना, जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, उसका ये काम होता है कि वो चीज़ों को बड़ा स्मूथली लेके चले
किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस को हैंडल करे और आपस में दोनों को बना के रखने पर आमादा करे। तो ये वाला कलर जो है ना, ये मैसेजेस देता है। इस कलर के आसपास के जितने शेड्स हैं वो HR के कलर्स हैं। वाइट कलर मीनिंग किसको नहीं पता? प्योरिटी, पीस एंड क्लीनलीनेस, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिट्स है। अच्छा, इसमें आपको मिलेगा एक लूज फिट, और इसमें आपको एक मिलेगा क्या उसको बोलते हैं, स्मार्ट फिट। जो स्मार्ट फिट होता है ना, वो आपके लिए नहीं है कॉर्पोरेट सेक्टर में, ना ही लूज फिट आपके लिए। स्मार्ट फिट वो होता है जो बिल्कुल बॉडी के साथ टाइट होता है, बिल्कुल फिटिंग में, शेप में, जिसको पहन के आप मर्द से ज़्यादा औरत लग रहे होते हैं क्योंकि बॉडी बहुत शेप में आ जाती है। दैट लुक्स वेरी अनप्रोफेशनल। एक होता है स्मार्ट फिट। अच्छा, एक होता है, सॉरी, लूज फिट। लूज फिट होता है बैगी। आपने पहना हुआ है, आप कहीं जा रहे हैं, आपका ड्रेस कहीं जा रहा है, वो लगता है कि आपने अपना जोड़ा नहीं पहना हुआ, बड़े भाई का या बाबा का जोड़ा पहना हुआ है, राइट। तो ये वाले जो ड्रेसेस हैं ना दो, ये आपके नहीं है। आपके लिए फिट है, ना लूज फिट है ना स्मार्ट फिट है, आपके लिए है फिट। फिट क्या है कि वो आपकी बॉडी के टाइप के हिसाब से बना होता है, लेकिन ना वो बहुत ज़्यादा लूज होता है, ना वो बहुत ज़्यादा शेपी होता है। वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, जिसकी कोई बॉडी शेप नहीं होती, लेकिन वो आपके बिल्कुल क्लोज होता है। आपको देखने से लगता है कि आप मैनली हैं, आपकी बॉडी के शेप को वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं कर रहा होता। तो ये होता है लड़कों के लिए फिट। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने जब प्रोफेशनल लाइफ में आना है, आपने अपने फिट को बहुत ज़्यादा फॉलो करना है। ये उसी सूरत में मुमकिन है कि जब आप कस्टमाइज ड्रेसिंग की तरफ जाएं। आपने रेडीमेड कपड़ों की तरफ नहीं जाना, क्योंकि आपकी बॉडी टाइप ऑफ कोर्स डिफरेंट है। आपका शोल्डर एक दूसरे से डिफरेंट है, आपकी कमर आपके हर एक दूसरे से डिफरेंट है, इवन कि आपके गले की अगर आप लेंथ, गर्दन की लेंथ देखेंगे तो वो भी डिफरेंट है। तो कस्टमाइज क्या करती है, आपके बॉडी टाइप को मैयर करके उसके हिसाब से आपका पैटर्न तैयार होता है। बट अगर आप रेडीमेड की तरफ जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, ब्रांड्स में मैं काम करती रही हूँ, मैंने खुद इस चीज़ को पढ़ा और देखा है। जो मैस प्रोडक्शन है ना, उसमें ये होता है कि एक पैटर्न बन जाता है, उस पैटर्न के ऊपर रख के 12 या 15 जोड़ों की कटिंग होती है मशीनों से, तो वो बस एक कैजुअल फिट है और वो बनता है सबके लिए। और क्या होता है कि हमारे बच्चे ब्रांड के पीछे आके ना, वो जाके कहते हैं बस ये फलाने ब्रांड का तो मैंने तो ये ज़रूर पहनना है, ये फलाने ब्रांड का मैंने ज़रूर पहनना है। आप ब्रांड की तरफ ना जाएं, आपने खुद ब्रांड बनना है। आप ये देखें कि आप ब्रांड हैं, ट्रेंड आपसे बनता है, आपने ट्रेंड चलाना है, आपने ट्रेंड को फॉलो नहीं करना। समझ रहे हैं? अच्छा, बिफोर आफ्टर में देखें, गुड फिट वर्सेस बैड फिट, आपको खुद अंदाजा हो रहा है। आप ये देखें कि जो बिफोर है ये है बैड फिट। बैड फिट में आप इसकी टाई का ब्रॉडनेस चेक करें, इसका लिपेल साइज, लिपेल्स होते हैं ये जो आपके कोट के ऊपर के कॉलर्स होते हैं। आपने बेटा कोट पहना हुआ ना, आप इधर आओ, टर्न करें। अच्छा जी, ये है लेपेल, पीछे हो जाएं। ये बैक साइड है, इनको बैक साइड शो करें। ये बैक साइड का जो एक पोर्शन है वो आपका है वेंट, ठीक है। वेंट आपका बहुत मैटर करता है। आपका जो ये कट है कोट का बैक साइड वाला कट, बेटा थैंक यू सो मच, ये जो वेंट है ना, जो आपका कट है, ये बहुत मैटर करता है। ये जब आप जाते हैं फिट की तरफ तो आपने देखना है, कुछ लोग होते हैं हैवी और कुछ लोग होते हैं स्लिम। जो हैवी लोग होते हैं ना वो वेंट की तरफ जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत स्लिम होते हैं, जिस तरह ये बच्चा है, आपने इसकी फिजिक देखी है, इसके लिए ये कट ठीक है। लेकिन अगर कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट है तो वो अगर इसको फॉलो करेगा ना तो वो इस पर सूट नहीं करेगा, क्योंकि हैवी बॉडी उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकेगी। तो आपने सबसे पहले तो आप गूगल में आपको ये डाटा बहुत इजीली मिल जाएगा। आपने सिर्फ एक कोट कैरी नहीं करना, आपने पूरा अपना एक पोस्चर क्रिएट करना है। आपने ना कोट के बारे में पढ़ना है कि आपके कोट का लेपेल किस साइज़ का होना चाहिए, आपका वेंट कैसा होना चाहिए, आपके कोट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, आपके कोट का जो स्लीव है वो आपके शर्ट के स्लीव से कितना अंदर बाहर होना चाहिए। बड़ी मिथ्स बनी हुई है, लेकिन आप जब अच्छी रिसर्च पढ़ेंगे ना तो आपको इसकी नॉलेज आएगी। आपने कोट के फिट को ऐसे ही नहीं रेडी कर लेना, और आपने जाके किसी सेल बॉय से नहीं मदद मांगनी, क्योंकि ये नॉलेज उनके पास नहीं है। ये नॉलेज आपने खुद से पढ़नी है। आपने जाके उसको बताना है कि मेरे लेपेल का साइज़ ये होना चाहिए। देखो ना, आपकी इतनी बॉडी नहीं है। अब अगर आप बड़े बड़े लेपेल्स वाला कोट पहनोगे तो क्या होगा, आप आउट ऑफ पोस्चर लगोगे।
और जो हैवी लोग हैं उनका लपेल साइज बड़ा होगा, ऑब्वियसली उनकी बॉडी के हिसाब से होगा। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत मैटर करती हैं, और ये उसी सूरत में कि जब आप इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दें। अब आप ये देखें कि इस बंदे की बॉडी जो है बिफोर में ये आउट ऑफ पोस्चर लग रहा है, लेकिन आफ्टर में जब कस्टमाइज ड्रेसिंग की तरफ ये आया है तो इसकी वही बॉडी जो इतनी ब्रॉड लग रही थी वो कैसे एक चीज़ों को उसने एक्सेंचुएट कर दिया है, उसकी कुछ चीज़ों को कैमोफ्लेज कर दिया। क्या था, इसकी बॉडी थी थोड़ी ब्रॉड, इसने गलती क्या की कि इसने अपनी बॉडी के हिसाब से हर चीज़ को ब्रॉडर वे में ले गया। तो क्या हुआ, एक तो वो पहले ही ब्रॉड है, ऊपर से जब हर चीज़ को वो ब्रॉड वे में ले गया तो वो और ज़्यादा ब्रॉड हो गया। आपने ऐसा नहीं करना, ना तो थिन लाइंस में जाना है, जो थोड़े से टॉल और ब्रॉड हैं वो थिन लाइंस की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि फिर भी आप आउट ऑफ पोस्चर चले जाएंगे। बहुत ब्रॉड लाइंस में जाएंगे फिर भी आप बिल्कुल आउट ऑफ पोस्चर हो जाएंगे। सेम लाइक दैट विद गर्ल्स, अगर आपकी बॉडी बहुत स्लिम है और आप पिन लाइंस की तरफ ड्रेसेस के टेक्सचर्स पे जाते हैं तो भी आप ख़राब लगेंगे, और अगर आप बहुत मोटे की तरफ जाते हैं तो फिर भी आप आउट ऑफ द पोस्चर हो जाएंगे। तो आपने अपनी फिजिक के हिसाब से टेक्सचर्स की सिलेक्शन करनी है। तो ये आपको लुक देता है गुड वर्सेस बैड फिट की। रॉन्ग फिट एंड राइट फिट फॉर वुमेन। अच्छा, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा रॉन्ग फिट और राइट फिट में जो है थोड़ा सा फ़र्क बताना चाहूँगी। मुझे इसका जो बच्ची का जो ड्रेस है इसमें मुझे इसकी नेक लाइन डिस्टर्ब कर रही थी। ये अगर वेस्टर्न ड्रेसिंग में जा रही है तो हमारे यहाँ वेस्टर्न ड्रेसिंग में भी थोड़ा सा ईस्टर्न टच होना चाहिए। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हो और आपको वेस्टर्न ड्रेसिंग कैरी करनी पड़ती है तो आपने ये देखना है कि आपके बॉडी पार्ट्स जो है वो कैमोफ्लेज हो जाए, ना कि एक्सेंचुएट होना शुरू हो जाए, ना कि जाहिर होना शुरू हो जाए। तो आपका फिट इतना होना चाहिए कि आपके बॉडी पार्ट्स हिडन फॉर्म में आए और आपको एक डिसेंट और सीरियस लुक मिल जाए। राइट फिट फॉर वुमेन। अच्छा बेटा, अब इसमें जिस तरह मर्दों के लिए मैंने फिट्स बताए थे ना, एक था बहुत लूज फिट, एक था टाइट फिट और एक था नॉर्मल फिट। ठीक है। अच्छा, नॉर्मल फिट में आप देखिएगा ये वाला ड्रेस है ना, कुछ बच्चियों के ड्रेसेस ऐसे होते हैं कि जब वो पहनती है तो ऐसा लगता है पहनने के बाद उसकी सिलाई हुई है, वो इतना ज़्यादा शेपी होता है। दैट लुक वेरी अनप्रोफेशनल, पूरी डिस्ट्रैक्शन है। दूसरे ड्रेसेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा बैगी हो जाते हैं, वो देख रहे हो आप, बिल्कुल बैगी, बॉडी कहीं जा रही है, कपड़े कहीं जा रहे हैं। ये देखें, इसमें आपको बॉडी में शेप नज़र आ भी रही है और नहीं भी आ रही। तो क्या है कि इन्होंने आपने लूज फिट की तरफ जाना है। लूज फिट क्या होता है, उसमें आपको बॉडी की शेप नहीं दी जाती, आपको स्ट्रेट कर दिया जाता है बिल्कुल। तो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बच्चियों के लिए सजेशन है कि आपने लूज फिट सेलेक्ट करना है। लड़कों का तो थोड़ा ऑपोजिट था ना, आप लोगों का थोड़ा सा ऑपोजिट है, आप लोग इसको नोट कर लें। ड्रेसिंग रूल्स, टिप्स एंड टेक्निक्स फॉर मेन। हाउ टू कैरी कोट। नेवर फॉरगेट टू अनबटन द जैकेट व्हेन यू सिट डाउन। ऑफ कोर्स जब आप बैठते हैं तो आप अगर आपने बटन्स वाला कोट पहना हो तो बटन्स खोल कर बैठेंगे। ऑलवेज कीप द टॉप बटन ऑफ योर शर्ट बटन। ऑलवेज कीप द टॉप बटन ऑफ योर शर्ट बटन। आपका जो बहुत सारे बच्चे जब ड्रेस शर्ट पहनते हैं तो उसका जो टॉप बटन होता है ना, उसको इतना चोक कर देते हैं कि बॉडी बिल्कुल ऐसा लगता है फांसी लग गई है। इतना भी ओवर होने की ज़रूरत नहीं होती। आपने अपना सेकेंड लास्ट बटन को बंद कर लें, लेकिन जो बिल्कुल ऊपर वाला है ना उसको आप लूज रहने दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ, लेकिन अगर आपका उसके प्रोडक्शन में थोड़ी ख़राबी है और एक बटन भी खोल के आपको लगता है कि आप मैसी लग रहे हैं और आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो फिर नहीं चलेगा, फिर नहीं चलेगा। आप ऑफिस में बैठते हैं, आपने देखा है कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, हमारे नॉर्मली बैंकर्स के साथ आपका अगर ज़्यादा उठना बैठना हो तो आप नोट करेंगे, जब वो अपने ऑफिस आते हैं ना तो अपना कोट उतार के ना अपनी सीट के पीछे लटका देते हैं। ये थोड़े से ना मैनर्स हैं, टिप्स और टेक्निक्स हैं। अब वो गाड़ी से निकलेंगे तो कोट पकड़ लेंगे, कोट पहन कर अंदर आएंगे। जब वो बैठने लगेंगे, मैं कहती हूँ पूरी एक जिम्मेदारी है पैंट कोट पहनना। अब आप कमरे में आएंगे अपने ऑफिस में तो फिर अपना कोट उतार के रखेंगे, और नहीं तो अगर आपकी मीटिंग है तो सिर्फ बटन उसको अनबटन करेंगे और बैठ जाएंगे। फिर अब आपने थोड़ा सा इजी होना है तो अब आप अपना ऊपर वाला बटन लूज कर देंगे, क्योंकि पहले तो आपने बंद किया हुआ था। लेकिन ये आपके मैनर्स और टिप्स हैं कि आपने किस वक्त अपने ड्रेस को किस तरीके से सेट करना है। डोंट लेट द शर्ट कफ्स गो ओवर योर हैंड्स। अगर आपके कफ्स इधर पहुंचे होंगे तो वो कितना मैसी लगेगा। इसकी लेंथ होगी आपके बाजू में, ये वाली जो चीज़ है, आपका जो कफ है ना
वो उससे ½ इंच पीछे होना चाहिए। शर्ट की बात हो रही है, कोट का उससे भी छोटा होगा। क्या होगा कि आपकी शर्ट का जो स्लीव है वो यहाँ पर अगर है तो उससे 1 इंच कम होगा आपका कोट का स्लीव, वो वहाँ पे एंड हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये मिथ है। ये मिथ उस सूरत में है कि जब ये 1.5 इंच ऊपर हो जाए वो बुरा लगेगा। इतना ज़्यादा जब आपका स्लीव का कफ बाहर निकला होगा तो वो बुरा लगेगा, लेकिन एक रूल के मुताबिक इसका 1 इंच या ½ इंच आपका छोटा होना ज़रूरी है कोट के स्लीव का आपकी शर्ट से। नेवर लुक लाइक यू चोक योर सेल्फ। ऑफ कोर्स वो जो अभी हमने बात की है ना कि सारे बटन्स अगर आप बंद कर लें तो वो ऐसे लगता है कि आपको फंसे हुए हैं अपने ड्रेस के अंदर। तो वेस्टर्न ड्रेसिंग का एक ये बहुत इशू है। वेयर ओनली अ जैकेट दैट फिट्स। ऑफ कोर्स नेवर लेट योर सॉक्स बी सीन। आपकी सॉक्स ऐसे नहीं होनी चाहिए कि आपकी पैंट ऊपर जा रही हो और आपकी सॉक्स बिल्कुल बज़ाहिरी नज़र आ रही हो। उसका टेक्सचर क्या है, उसका कलर क्या है, इट्स अ रूल ऑफ वेस्टर्न ड्रेसिंग। सूट जैकेट बटनिंग रूल्स। बेटा ये बटनिंग रूल्स हैं, कौन सा बंद होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए। ऑलवेज, ऑलवेज एंड नेवर, यानी दूसरा वाला बटन बंद नहीं होना चाहिए। ये ऑप्शनल है, जो सबसे ऊपर है ये हमेशा बंद होना चाहिए और ये नहीं बंद होना चाहिए। 3 बटन, 2 बटन, 1 बटन की स्टोरी है। इसकी पिक्चर ले लें या इसको नोट कर लें। सिंगल ब्रेस्टेड 2 बटन सूट, सिंगल ब्रेस्टेड 3 बटन सूट। तो ये इसका आपको आइडिया हो गया। रूल्स ऑफ वेयरिंग ड्रेस शर्ट। हाँ, ये अभी हमने जो बात की थी, आपकी प्रॉपरली टक इन होनी चाहिए शर्ट। ड्रेस शर्ट की बात हो रही है। कैजुअल शर्ट में कोई और माहौल हो सकता है, बट ड्रेस शर्ट में अलाउ नहीं है। इसको आपने टक इन करना है, देन आपका कोट उसके ऊपर आपने कैरी करना है। दीज आर द टेक्सचर्स यू कैन कैरी इन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। इसके अलावा कोई भी अगर प्रिंट है तो वो बिग नो नो फॉर यू। आप स्ट्राइप्स में जा सकते हैं, आप चेक्स में जा सकते हैं, आप इसके अलावा और किसी भी प्रिंट या किसी भी चीज़ में नहीं जा सकते, इवन के पोल्का डॉट्स में भी नहीं जा सकते। हाँ, ये टाइज की बात हुई थी बेटा, मैंने आपकी टाई देख के स्टार्ट में बोला था, राइट। अच्छा, टाइज आपके लिए कौन सी अच्छी है? पोल्का डॉट्स वाली टाइज। अभी एक चीज़ मैंने आपको कही थी कि शर्ट में पोल्का डॉट्स नहीं होने चाहिए, बट आपकी टाई में पोल्का डॉट्स बहुत डिसेंट लगते हैं। ये प्रोफेशनल टेक्सचर है। आप रेप टाइज और पोल्का डॉट्स और चेक्स पहन सकते हैं टाइज में, लेकिन टाइज के कलर्स ये होने चाहिए जो मैंने मेंशन किए हैं। मरून हो सकता है, नेवी ब्लू, ब्लैक, स्काई ब्लू, ब्लू के कोई भी शेड्स हो सकते हैं। करेक्ट लेंथ टू वेयर अ टाई। अब आप ये देख लें कि मैंने नीचे राइट लगाया हुआ, आपको पता चल जाएगा कि विच इज़ द राइट लेंथ। अच्छा, आप ये देखें कि आपकी बेल्ट है, आपकी बेल्ट के ऊपर आपकी टाई आ रही है, उससे लंबी होगी तो वो रॉन्ग है, उसकी लेंथ रॉन्ग है। और अगर ये बेल्ट से ऊपर होगी तब भी रॉन्ग है। तो क्या है कि जहाँ पे आपकी बेल्ट होती है उसके मिड में या उसके मिड से थोड़ा सा ऊपर आपकी जो है वो टाई की लेंथ होनी चाहिए। सो दीज आर द रूल्स हाउ टू कैरी बेल्ट। ये देख लें, हैवी बकल नहीं होना चाहिए, लाइट प्रोफेशनल बकल होना चाहिए। राइट वर्सेस रॉन्ग, ये मैंने आपको साथ इसका दे दिया। डू नॉट वेयर बेल्ट्स विद फ्लैशी एंड ब्रॉड बकल्स। बिग नो नो फॉर दीज लोगोज और ये सब, ठीक है ना। कॉर्पोरेट लुक फॉर वुमेन, बेटा आप ये चेक कर लें। आप में से कोई एक बच्ची मुझे ये बताएगी जो मैंने कॉर्पोरेट लुक फॉर वुमेन दी है, इसमें एक बात चारों फिट्स में सिमिलर है। वो क्या है? चारों ड्रेसेस में कोई एक चीज़ है जो बिल्कुल सिमिलर है। वो क्या चीज़ है? ब्लेज, यू कैन से दैट, बट नहीं, इसमें तो ब्लेजर नहीं है। चारों पिक्चर्स में एक चीज़ सिमिलर ये है कि सारे प्लेन है, सारे प्लेन है, या फिर अगर कोई कैरी किया गया है तो वो कोट या गाउन की सूरत में सेकंड कलर का ऑप्शन दिया गया है, अदरवाइज और कोई कलर का एडिशन बीच में नहीं हो सकता। सो ये आपके कॉर्पोरेट लुक के कलर्स हैं कि आपने बिल्कुल सादे रंग पहने और एक ही कलर का जोड़ा होगा। आ गया, ये आपका रूल है प्रोफेशनल लाइफ का। सॉलिड कलर्स इसको आप बोलते हैं, सिंगल कलर को। सॉलिड कलर ड्रेसेस फॉर वुमेन। ये अगर ये प्रिंट पहन लेते हैं ना तो हम बोली जा रहे होते हैं और अगला बंदा पता है क्या सोच रहा होता है, हाय इसको देखकर तो मेरे सर में दर्द शुरू हो गई है, ये बड़ा फ्लैशी कलर है, इसके साथ ना फला कलर होता तो ये अच्छा लगता। ऐसे जहन में आते हैं ना सवाल,
तो क्या होता है, आपका कंटेंट तो रह जाता है पीछे, लेकिन आपका प्रिंट अच्छा खासा डिस्कस हो जाता है, आपकी पर्सनालिटी हो जाती है गायब और बाहर क्या आ जाता है, आपका प्रिंट। गलत कह रही हूँ? सही कह रही हूँ ना? अच्छा, ओनली प्रिंट्स वुमेन कैन कैरी इन ऑफिस, ये सारे प्रिंट ना लड़कियां फॉलो कर सकती हैं, इसके अलावा कोई फूल बूटे नहीं। जुल्म, बड़ा जुल्म है। हाँ, ये आप पहन सकती हैं, लेकिन सिर्फ शर्ट की सूरत में, शलवार की या ट्राउजर की सूरत में नहीं। वो फिर लगेगा कि ये आपका नाइट सूट है या फिर ट्रैक सूट है। आपने वाइट ट्राउजर या ब्लैक ट्राउजर के साथ, वाइट दुपट्टा या ब्लैक दुपट्टे के साथ आप ये वाले प्रिंट कैरी कर सकती हैं। इनको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स। तो जो भी ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स है ना, मे बी एक दो इसमें मिसिंग हो सकते हैं, तो ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स आप कैरी कर सकती हैं। आई थिंक इसमें मैंने आपको शायद ग्लासेस दिखाने की कोशिश की है नीचे पॉइंट मेरे से मिस हो गए। ग्लासेस का जो फ्रेम होता है ना, वो आपके फेस के शेप के हिसाब से होता है। जैसे आपका हेयर कट होता है ना आपके फेस शेप के हिसाब से, सेम लाइक दैट आपका जो है ना ग्लासेस जो है वो उसके हिसाब से होता है। अनकरीब ना हम इसमें एक चीज़ ऐड करते हैं कि हमने फेस की मेजरमेंट कैसे करनी है। हमारे जितने यहाँ पे इस वक्त लोग बैठे, सबका फेस शेप डिफरेंट है, ठीक है ना? किसी का स्क्वायर है, किसी का राउंड है, किसी का रेक्टेंगुलर है, किसी का ओवल है। हम सब के उसकी मेजरमेंट का तरीका होता है। इसकी जो मेजरमेंट होती है ना, वो आपको बताती है कि आपके ग्लासेस का। आपने एक चीज़ नोट की है, जब आप लोग ग्लासेस सेलेक्ट करने के लिए जाते हैं, आप शीशे के आगे खड़े होकर लगा रहे होते हैं, आपको नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा, ये नहीं अच्छा लग रहा। वो जो अच्छा लग रहा होता है ना, वो एक्चुअली आपकी फेस शेप के हिसाब से होता है। तो ये भी आपने नोट करना है कि आपका फेस शेप क्या है। अच्छा, इसका क्या तरीका है? अगर आपकी फेस शेप है ना स्क्वायर में या रेक्टेंगल में, तो आप रेक्टेंगल या स्क्वायर में फ्रेम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आपने लिया तो फिर आपकी शेप हाईलाइट हो जाएगी। वो तो लगेगा कोई डब्बे के ऊपर डब्बा है, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, ठीक है? वो बिल्कुल ही डायरेक्ट हो जाएगा। आपने हमेशा ना उल्टा प्ले करना है। अगर आपकी फेस शेप स्क्वायर है, तो आपने फिर उसको करने के लिए ना, थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए आप सर्कल में चले जाएंगे, राउंड फ्रेम्स में चले जाएंगे या ओवल में चले जाएंगे। आपने बस ये रूल याद रखना है कि ये ऑपोजिट की गेम है। और अगर आपका फेस शेप राउंड है, तो फिर रेक्टेंगुलर फ्रेम आपके ऊपर बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है? ये अब आप लोगों ने खुद नोट करना है। मेकअप फॉर प्रोफेशनल मैन है जी। आपका मर्दों का मेकअप क्या है? आपने अच्छे से बाल बनाए हो और उसके ऊपर आपकी जो है ना, ये जो हेयर जेल होती है वो लगाई हो। सुबह अगर आप ये फिक्स करेंगे, शाम तक आपके बाल बड़े सेट रहेंगे। यूज़ फेस मॉइस्चराइजर, अप्लाई सन ब्लॉक, वेल केप्ट बियर्ड, प्रॉपर शेव। ये आपका मेकअप है ख़वातीन का। अच्छा, ये आपकी मेकअप की लुक मैंने 7 पिक्चर्स में दी है कि आपको अंदाज़ा हो जाए। मेकअप फॉर प्रोफेशनल वुमेन, सन ब्लॉक है, फेस फाउंडेशन, फेस पाउडर, लिपस्टिक, मस्कारा, काजल। इसके अलावा कोई चीज़ तुम्हारा मेकअप नहीं है प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में। पता चले इतना बड़ा बड़ा काजल और लाइनर और उसके ऊपर आई मेकअप, ये नहीं चलता, ठीक है? वो डिस्ट्रैक्शन है, वो नहीं करना। नो मेकअप लुक फॉर प्रोफेशनल वुमेन, ये तो बिल्कुल ही नो मेकअप लुक हो गई है। ये नहीं मैं कह रही, ये तो लग रहा है कि सो के उठे और उठ के चले गए। वो लुक देखो, वो लुक है। ज्वेलरी फॉर प्रोफेशनल मैन, सर आपकी ज्वेलरी क्या है? आपकी रिस्ट वॉच है, आपके ग्लासेस हैं, पेन। मैंने सुना है जो बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनकी ज्वेलरी में वो अपने साथ एक पेन ज़रूर टाई करते हैं। ये भी एक सिग्नेचर लुक होती है। लो जी, ज्वेलरी फॉर प्रोफेशनल लेडीज, स्टार्स और टॉप्स, चेन, रिंग, रिस्ट वॉच। बस कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका इतना बड़ा बड़ा कोई ऊपर कुछ हो जो डिस्ट्रैक्शन कर रहा हो। शूज़ फॉर मेन, जो मैंने आपको कहे थे ना बंद शूज़, वो लेसअप्स हो सकते हैं, वो आपके स्निकर्स हो सकते हैं। बिग नो नो फॉर दीज शूज़, इस तरह के जो शूज़ है ना स्टेटमेंट वाले, वो नहीं। कोई डिज़ाइन है, कुछ कट है ऊपर, तो वो आपका नहीं है। शूज़ फॉर प्रोफेशनल वुमेन देखें, बंद हैं, सारे कोट शूज़ हैं, पंप्स हैं, अलाउ, दीज आर द ओनली थिंग यू कैन कैरी। बिग नो नो फॉर दीज टाइप ऑफ शूज़, क्योंकि ये आप रहने दीजिए अपने सोशल इवेंट्स और सोशल गैदरिंग के लिए, क्योंकि इसको पहनकर जो है ना आपको बड़ा कैजुअल फील होगा, और जब फील ही अच्छा नहीं होगा तो फिर आपके अंदर वो प्रोफेशनल फील आएगी नहीं। वाओ, बेस्ट ड्रेस्ड मैन इन पाकिस्तान। हम यहाँ पे किसी को पॉलिटिकली नहीं कर रहे, हम सिर्फ पर्सनालिटी को जज कर रहे हैं, ना बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे। और वो मैंने सबको डाल दिया, फिर भी बीच में मैंने कहा कोई ये ना कहे कि मेरे लीडर को नहीं डाला ठीक है?
अच्छा वैसे गलत बात की है मैंने, इन सब की ड्रेसिंग कितनी अच्छी है. बेस्ट ड्रेस वुमन इन पाकिस्तान. Our choice of clothing, hairstyle and other appearance factors are also considered a means of non-verbal communication. Life is too short to be judged. Please judge yourself before people judge you. Thanks. काफ़ी डिटेल हो गया ना, मज़ा आया, कुछ समझ में आया? हाँ कोई चीज़ पूछ रही है? हाँ हाँ नहीं, फ्रेम अगर एक्यूरेट है तो वो सही लग सकती है, उसका फ्रेम थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, हैवी फ्रेम नहीं होता, उसके साथ आप वो वाले ग्लासेस लगा सकते हैं जो फ्रेमलेस होते हैं. आपको समझ में आई है फ्रेमलेस ग्लासेस कौन से होते हैं? मैं देख रही थी किसी ने अगर लगाया हो तो. सर आपका जो फ्रेम है ना ग्लासेस का, बेटा ये वाला जो फ्रेम है ना ये है फ्रेमलेस, ये जिसके आपके एजेस पे कोई और कलर ना हो, तो ये वाले आप इजीली कैरी कर सकते हो. और कोई चीज़? शर्ट के कलर्स आप देखें, पाउडर ब्लू, स्काई ब्लू, वाइट, ऑफ वाइट, ग्रे. जी पेंट्स में लिखे नेवी ब्लू, ब्लैक, ग्रे, ग्रे एंड एक कलर होता है जिसको आप खाकी कलर बोलते हैं ना. खाकी जो है ना वो आपका बेज कलर होता है, आप इसको बेज लिख लीजिए. कोट अगर आपने कैरी करना है तो पहले तो मुझे मेरा सवाल है कि कोट किसके ऊपर कैरी करना चाह रहे हैं, शलवार कमीज़ पे कि पैंट शर्ट के ऊपर? पैंट शर्ट के ऊपर आप दो कर सकते हैं, एक तो आपका है ड्रेस कोड और दूसरा आपका स्पोर्ट्स कोड. तो अगर तो आपने ड्रेस कोड की तरफ जाना है तो फिर तो वो पूरा सेट ही अच्छा लगेगा, ठीक है. अगर आपने नॉर्मल पैंट कैरी की हुई है और उसके साथ शर्ट है तो फिर आपके लिए स्पोर्ट्स कोट एक अच्छा ऑप्शन है. स्पोर्ट्स कोट में भी सेम यही कलर्स आ जाते हैं लेकिन ग्रे सबसे ज़्यादा डिसेंट लगता है. अगर पूरा कैरी कर रहे हैं तो उसमें मैंने आपको बताया है डार्क नेवी, नेवी, चाकुल ग्रे और ब्लैक. बेटा ग्रे कलर बहुत डिसेंट है. अच्छा अगर आप स्पोर्ट्स कोट नहीं कैरी कर रहे तो फिर आप वेस्ट कोट कैरी कर सकते हैं. आजकल गर्मियाँ है ना, वेस्ट कोट आपके लिए ग्रे कलर बहुत अच्छा है, ब्लैक कलर बहुत अच्छा है, ये दो कलर्स बस. ब्लेज़र में नेवी ब्लू आप ऐड कर लें. हाँ अबाया के कलर्स बेटा टी पिंक, पिस्ताशियो ग्रीन, मूंगिया ग्रीन. मैं तुम लोगों को सिंपल उसमें समझा रही हूँ, कलर्स में लिख रहे हो? अच्छा ठीक है. फॉन कलर, बॉटल ग्रीन, एक होता है ब्लैकिश पर्पल जो ये इस बच्ची ने पहना हुआ है ना ये, और मरून है और कैमल ब्राउन. स्टॉल सेम कलर मैचिंग में नहीं जाना, ठीक है. अगर आपने एक डिसेंट लुक क्रिएट करनी है ना तो फिर आपने सेम कलर में जाना है. आप लोग ना इस तरह कीजिएगा कि मैं आपको किस तरह पिक्चर्स भेज सकती हूँ. आपका कोई ग्रुप बना हुआ है इधर फाउंडेशन का? कौन सा है? बैच 4 के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. मैं बैच 4 में जो है ना इनसे कहती हूँ कि कुछ ऑप्शंस मैं भेजूँगी अबायास की, वो आपको पहुँचा दें, आपके लिए आसानी हो जाएगी. तो अगर आपने बैच 4 आपने मेरे से पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा हुआ, शिट. अगर आपने पढ़ा होता तो उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होती, अबायास के टेक्सचर्स भी. और अगर आपने अबाया के साथ स्कार्फ लेना है तो बड़ी हद है, सेम कलर में ना आप टेक्सचर्ड में जा सकते हैं लेकिन वाइट के साथ और किसी चीज़ के साथ नहीं. जिस तरह अगर आपका टी पिंक है तो टी पिंक और ऑफ वाइट बहुत डिसेंट लगेगा, तो वो आप टेक्सचर्ड उसके साथ स्कार्फ ले सकते हो. क्या चीज़? स्कार्फ डार्क ब्राउन करना चाहोगी? बेटा वो सोशल गैदरिंग के लिए तो बहुत अच्छा है, बट प्रोफेशनल के लिए बस आपको सिंगल कलर में रहना है. हाँ प्रोफेशनल में सिंगल कलर में रहना है. अगर आप उसके साथ किसी भी मैच एंड मिक्स में जाते हैं उसके लिए आपकी हाइट का टॉल होना बहुत ज़रूरी है. अगर तो आपकी हाइट बहुत अच्छी है तो फिर तो आप कंट्रास्ट की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी हाइट नॉर्मल है तो फिर आप सेम कलर के साथ जाएं. उससे आपको ना एक इलोंगेट लुक चली जाती है, दिखाई देती है. देखो ना, आई ट्रैवल दिस वे टू दिस वे ज़्यादा रादर देन दिस वे टू दिस वे. हम ज़्यादा ऐसे देखते हैं ना, तो वो अगर हमने ऐसे ही देखना तो फिर हाइट देने के लिए फिर ये ज़्यादा ज़रूरी है.
देखो वैसे लड़कों के लिए तो स्ट्रॉन्ग अच्छी होती है, लड़कियों के लिए लाइट होती है, तो लेकिन इतनी भी स्ट्रॉन्ग ना हो। मुझे लगता है कि इतनी होनी चाहिए कि वो आपकी हद तक महदूद रहे। वो जब दूसरों को डिस्टर्ब करना शुरू हो जाए तो फिर इतनी ज़्यादा शार्प नहीं होनी चाहिए। मैं अभी, आप क्या बात की आपने, मैं इसको कहने लगी थी। लड़कों के लिए ना ऊद बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है ऊद। ये आपको कहीं से भी मिल जाएगी, इसके आपके कोई लिमिट्स नहीं है, हर ब्रांड ऊद आपको प्रोवाइड कर रहा है। लड़कियों के लिए देखो, मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि एक तो बर्बरी है, वो बहुत ज़बरदस्त है। एक और बड़ी है वो, लेकिन ना वो उसका मसला ये कि वो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। उसका नाम मुझे ज़रा सोचने दो। कोको शनैल है, लेकिन उसमें आपको ये कि आप भरवा भी सकते हैं। कोको शनैल की जो परफ्यूम है वो होती एक्सपेंसिव है ओरिजिनल, लेकिन आपको ना ये पता नहीं, अब बच्चों को पता है कि नहीं पता, कि ये भरवा भी लेते होते हैं यहाँ से। आपको एक तो ओरिजिनल होती है, एक कॉपी होती है, तो कॉपी भी मिल जाती है, वो कॉपी भी बड़ी अच्छी होती है। उसमें आप ये देख लेते हैं वो बी क्लास होनी चाहिए। तो कोको शनैल है, बर्बरी है, और काफ़ी सारी हैं। वो फिर मैं आपके ना उसमें बैच 4 में आपको ऑप्शंस भेज दूँगी। तो इतर बड़ा इस्तेमाल करते हैं लड़के, तो इतर भी बड़ा अच्छा काम करता है, सस्टेनेबल भी होता है, लेकिन वो उसके लगाने का तरीका अगर आपको आता है तो फिर तो ये सस्टेनेबल ही होता है। बाकी और कुछ चीज़ और कुछ देखें, कोट में डिपेंड करता है कि आपने किसके साथ करना है। वाइट सूट के साथ ब्लैक पहनना है, मेरा ख्याल है कि ग्रे ज़्यादा डिसेंट लगता है। हाँ, ग्रे और बेज ज़्यादा डिसेंट लगता है। ब्लैक से वो बहुत ज़्यादा लॉयर लुक आ जाती है उसकी, वो भी देखना होता है थोड़ा सा, लेकिन अगर आप उसको इजीली कैरी कर सकते हैं तो यू कैन गो विद इट। शूज़ में तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ब्लैक और डार्क ब्राउन बस। हाँ, इससे आगे कोई ऑप्शन नहीं है। लड़कों के भी डिफरेंट कलर्स आ गए में जी प्लीज़। मेरे दो क्वेश्चन थे। पहला तो ये थे कि हम अपने फेस की जो मेजरमेंट वो कैसे रखनी है, राउंड है या हाँ हाँ, क्या हम उस हिसाब से याद करना। दूसरा क्वेश्चन ये है कि बार बार जो आपने कलर वगैरह बताए तो उसे वो पैंट शर्ट जो भी है वो मैं पहन लेता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से वो मैं अच्छा नहीं लगता। अच्छा, वो उस हिसाब से क्या मैं उसे पहन मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं अच्छा लगता। बड़ा अच्छा सवाल किया। देखो ये ना ये तो प्रोफेशनल एक बात हो गई है। प्रोफेशनली भी ये लकीली कभी भी एक कलर ऑप्शंस में नहीं दिया जाता, हमेशा 4-5 कलर्स दिए जाते हैं। हर साल ना जो पेंटोन यूनिवर्सिटी है ना, वो 12 कलर्स आपको वैसे देती है ट्रेंड के, और 4 कलर आपके न्यूट्रल्स के होते हैं। वो पैलेट ट्रेंड में होती है, लेकिन उसमें कुछ कलर ऐसे होते हैं जो आपको मुवाफिक आते हैं, जो आपकी स्किन टोन के हिसाब से जा रहे होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब आपको प्रोफेशनल कलर पैलेट दी जाती है तो उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। आपके ऊपर कौन सा सूट कर है इसका तरीका जज करने का 2-3 है। एक तो आपका वेन टेस्ट है, आप कूल अंडरटोन है या आप वार्म अंडरटोन है। अगर तो आप लोगों की जो वेन है यहाँ पे वो पर्पल या ब्लू है तो वो आप कूल अंडरटोन है, चेक करें अपनी सारे। अगर ग्रीन है तो फिर आप वार्म अंडरटोन है। आपकी ग्रीन है, हम में से ज़्यादातर लोग जो है ना वैसे कूल अंडरटोन होते हैं, हम एशियंस। तो जो वार्म अंडरटोन के उनके लिए एक अलग पैलेट है प्रोफेशनल्स की, और कूल के लिए अलग है, लेकिन इन्हीं कलर्स में से है। बड़ी हद है आपके लिए जेट ब्लैक अच्छा नहीं होगा लेकिन ब्लैक अच्छा हो जाएगा। बड़ी हद है आपके लिए ग्रे अच्छा नहीं होगा तो चारकोल ग्रे अच्छा हो जाएगा। तो क्या है कि ऑप्शंस वही हैं आपके लिए, लेकिन अब वो आपने खुद फिक्स करना है कि आपके ऊपर क्या अच्छा लग रहा है। तो आपने उसको तरीकाकार क्या है, कस्टमाइज में बड़ी आसानी है कि जब लड़का हो या लड़की हो, जब वो कलर सेलेक्ट करने के लिए जाता है ना, अकेले नहीं जाएंगे आप, ऑफ कोर्स किसी के साथ जाएंगे, तो वो कलर आपने लेके ना इधर डाल लेना है ऐसे करके। अगर तो आपकी स्किन ग्लो करती है ना तो इसका मतलब है कि ये वो आपका कलर है। वो वाला वाइट का शेड सिलेक्शन का बड़ा आसान तरीका ये है कि आपके आई का जो वाइट पार्ट है ना, दैट इज़ योर वाइट। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? आपकी आई का वाइट इज़ योर वाइट। तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ शेड्स ऑफ वाइट्स ना, तो वो सारे आपके नहीं हैं। आपने उस वाइट को अपनी आंख के वाइट से मैच करना है। वो तब होगा जब आपने यहाँ रखा और आपकी स्किन में ग्लो आ जाएगा, तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना कि वो आपका वाइट है। और मे बी देयर आर सेवरल ऑफ वाइट शेड्स जो कि आप पे सूट कर रहे हो, और सेवरल हो सकते हैं जो ना कर रहे हो, बट आपके पास ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा है। तो ये आपने खुद सिलेक्ट करना है कि जो डार्क या लाइट आप यहाँ रखेंगे स्किन ग्लो करेगी तो वो आपका कलर है, और जिसमें आपकी स्किन ग्लो नहीं करेगी, पलाहट लगेगी चेहरे पे, वो आप लोगों का कलर नहीं है। सिंपल।
तो इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर कस्टमाइज में नहीं जा रहे, रेडीमेड में जा रहे हो, तो बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है, जाओ जाके चेंजिंग रूम में चेक करो, पहन कर चेक करो, वही पता चल जाएगा। जो आपका कलर नहीं उसमें आप बीमार बीमार लगना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही है ना, थोड़ा आपको लगता है कि मैं फ्रेश नहीं लग रहा, वहाँ पे आपको लगता है कि ये तो मुझे सूट ही नहीं कर रहा कलर। एनी अदर क्वेश्चन? टाई में कलर्स मरून, रेड, नेवी, डार्क नेवी, ब्लैक, ग्रे, स्काई ब्लू। अब स्काई ब्लू के साथ आप नेवी की रेप्टाइज ले सकते हैं। पोल्का डॉट्स में आपको नेवी ब्लू और वाइट मिल जाए, मरून और वाइट मिल जाए, स्काई ब्लू और डार्क ब्लू हो जाए, ब्लैक और वाइट हो जाए। तो ये जो कलर्स हैं, और सबसे अच्छा प्रोफेशनल शेड जो है ना वो है स्काई ब्लू और नेवी ब्लू, ब्लैक और रेड रेप्टाइज। ये जो कंट्रास्ट है ये बहुत प्रोफेशनल होते हैं। और इसमें आप ये लिख लीजिए कि रेप्टाइज, पोल्का डॉट्स एंड प्लेन्स। रेप्टाइल जो साइड से ऐसे लाइंस होती हैं ना, चेक्स भी लिखें प्लीज़, प्लेन्स, चेक्स, पोल्का डॉट्स और रेप्टाइल्स। फेस को मैयर करने का तरीका, दो पार्ट आपके फेस के ऐसे होते हैं जो आपके फेस को मैयर करते हैं। एक आपका ये वाला पार्ट है, ये पार्ट आपका वो है जो आपकी आईब्रो का एज है, आईब्रो के एज से आपकी जो ये वाली साइड है, आपने इंचेस टेप लेनी है और यहाँ जहाँ पर आपके बाल ख़त्म हो रहे हैं ना, यहाँ से आपने अपनी मेजरमेंट करनी है, इधर से इंचेस टेप रख के इधर, उसको आपने नोट डाउन कर लेना है। अब आपकी जॉ लाइन है आपके लिप्स से नीचे, ये वाली जहाँ पे आपके चीक्स एंड हो रहे हैं, अब आपने यहाँ पे रख के इसको मेजर करना है। कर लिया आपने, अब आपकी यहाँ पे मेजरमेंट आ गई, वो आपने लिख ली। अब आपकी तीसरा स्टेप है कि अब आपने अपनी इंचेस टेप और फुट लिया, फुट को आपने रखा इधर, यहाँ पे रख के इंचेस टेप को अपनी यहाँ पे मेजर कर लिया। अब आपने इसको नोट कर लिया कि ये आपकी क्या लेंथ आ रही है। 3 हो गए। चौथा पार्ट है आपका 1 2 3 4, ठीक है। अब ये 4 हो गया। अब आपने ये जॉट डाउन कर लिया, 4 पॉइंट्स आपके पास आ गए। अब आपने एक पेपर के ऊपर निशान लगाए, निशान लगा के उस मेजरमेंट को आपने एक स्केच करना शुरू कर दिया। स्केच करके जब आपने उसकी जॉइनिंग की तो वो आपके पास शेप आ जाएगी। अब वो या तो राउंड बनेगी, या वो स्क्वायर बनेगी, और या फिर वो रेक्टेंगुलर बनेगी, या ओवल, जो भी होगी वो शेप आपके सामने आ जाएगी। तो वो आपका फेस शेप है। बेसिकली क्या चीज़ डिसाइड कर रही है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ डिसाइड कर रही है कि आपका फेस शेप क्या है। बहुत ईजी वे है। नहीं समझ में आएगी ना तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी इसकी रिसर्च, थोड़ा सा वो देख लेना। बट रिसर्च करने से पहले हमेशा देखा करो कि कितनी ऑथेंटिक है। जितनी ऑथेंटिक होगी ना उतनी सही होगी। वरना ये जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं सुहेल बड़ाइच साहब, वो कहते थे कि ये तो बायोग्राफी भी ठीक नहीं देते गूगल वाले। गूगल वालों ने तो मेरी उम्र भी ठीक नहीं लिखी हुई, मैं तो अभी बहुत छोटी उम्र का हूँ। तो वो कहीं ना कहीं बात सही कह रहे हैं कि आपकी तो बायोग्राफी भी गूगल में सही नहीं होती। तो नॉलेज हमेशा समझने से पहले देख लें कि रिसर्च है किसकी। ठीक हो गया। आई होप आप लोगों को सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मुझे बहुत मज़ा आया है, बड़ा एनर्जी के साथ मैंने सेशन दी है और उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू।